किसी ने अगर एक ट्रेडर बनना है, फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सपर्ट बनना है, वो कौन से इंस्टीट्यूट में जाएगा, ये कैसे हम आज आइडेंटिफाई करें? आपके पास इतने बहुतेरे चीजों के बारे में जानकारी मिलती है जिसका आपको यूज शायद करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप खुद की पर्सनैलिटी को जान जाएं। फॉर ऑल द ऑडियंस हु इज राइट नाउ एट 20s एज ग्रुप एंड दे वांट टू गेट इनटू मार्केट, तो आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्या है कि क्विक मनी के लिए लोग कॉल पुट कर रहे हैं, क्विक मनी के लिए स्टेटस चैनल कर रहे हैं, क्योंकि डेली somebody who's 25 today has 1 lakh rupee and wants to make a decent portfolio. वो जॉब करता है, अच्छी सैलरी कमाता है और वो पैसे जोड़ता है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपके पास रिस्क है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप क्या करो, स्मॉल कैप पे फोकस करो। स्मॉल कैप में किस तरह फोकस कर सकते हो? ओवर द इयर्स इन योर पर्सनल लाइफ आपने जो ये स्टॉक मार्केट से सीखा, डज इट रियली चेंज यू और इट इज अ साइड थिंग व्हिच डज नॉट इम्पैक्ट योर रूटीन लाइफ? मैं झूठ बोल दूं कि नहीं, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। सच में ऐसा हुआ, अच्छी हुई है, बट फेजेस है कि वो भी अच्छी हुई है। कुछ पॉजिटिव भी मेरी लाइफ में मैंने कुछ सीखा है, कुछ नेगेटिव भी सीखा है। आप हर चीज को नोट करते हैं, यू जर्नलाइज एवरीथिंग जो आपकी ट्रेड्स होते हैं, फिर आप यू गो बैक एंड यू रीड देम। अगर आपको ट्रेडिंग करना है और जर्नलिंग नहीं करना है तो अपने आप को ट्रेडर बोलना छोड़ दो, अपने आप को गैम्बलर बोलो। तो आपकी वो मिस्टेक्स जो आज आपको ये लगता है कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, प्रॉफिट्स आपने एंजॉय कर लिया, ठीक है, लॉस तो लॉस हो गया, लॉस से कुछ सीखा ही नहीं। और ट्रेडिंग में लॉस इज नॉट अ लॉस अंटिल यू लर्न समथिंग प्रॉफिट। आपको पीएचडी होल्डर होना जरूरी नहीं है। एक रिक्शा वाला भी, एक स्टूडेंट भी, एक वेटर भी, या फिर एक आईएएस ऑफिसर, ये इसमें पैसा कमा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शो पे। इस शो पे हम बहुत सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे गेस्ट लेकर आए थे जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज की बात हमसे की थी। हर एक की स्ट्रैटेजी अलग है, हर एक का इन्वेस्टिंग पैटर्न अलग है। आज की जो हमारे गेस्ट है ना, उनकी एक अलग खूबी है, उन्होंने स्ट्रैटेजी खुद बनाई अपनी एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो एक स्टॉक ट्रेडर होने के साथ साथ मल्टी बिजनेस ओनर भी है। कैसे वो अपने प्रॉफिट को कहाँ फर्दर री इन्वेस्ट करते हैं, वो इस बारे में आज बात करेंगे। एंड मोर ओवर, उन्होंने कहीं से कोई प्रोफेशनल लर्निंग नहीं करी है इस फाइनेंशियल मार्केट की, बट स्टिल ही बिलीव्स कि उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने जो सीखा, आज वो उसको लिटरेसी के फॉर्म में अपने यूट्यूब चैनल से बहुत लोगों को इम्पार्ट कर रहे हैं वो नॉलेज। तो वो लोग जो आज स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, इन्होंने इतने सालों में जो अपनी एक्सपीरियंस से अपनी मिस्टेक्स को आज करेक्ट करके आप लोगों के लिए एक टिप्स देने का सोचा है। प्लीज वॉच दिस शो टिल दी एंड, क्योंकि आज आप यहाँ से बहुत कुछ गेन करके जाएंगे। और कौन नहीं चाहता है पैसे से पैसा बनाना? काम हम सब करते हैं, लेकिन उस पैसे को मल्टीप्लाई करना एवरीबडी इज विश। सो योर विश इज आवर कमांड टुडे। लेट्स गेट टू इनवाइट आवर गेस्ट टुडे। ही इज मिस्टर उत्कर्ष जायसवाल जी। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, और थैंक यू यहाँ पे आपने बुलाने के लिए। और आपने कहा स्टार्टिंग पे कि ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है। आप ये जान लीजिए, जितने भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी नया नहीं बना सकता है। ये सारी स्ट्रैटेजियाँ ऑलरेडी बनी हुई थी, बट ये सब आप इंस्पायर्ड होते हो अपनी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग। आप उसको पहले जिस स्ट्रैटेजी एज इट इज आप उसको फॉलो करते हो, फिर आप उसका रिजल्ट देखते हो, फिर आप अपनी पर्सनैलिटी से उसको मैच करते हो कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी एग्रेसिव है, कि लेड बैक है, कि हम उसको एक एक्टिव तरीके से उसको यूज करना चाहते हैं, पैसे तरीके यूज करना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उस स्ट्रैटेजी को अपने ट्विक करते हो। तो ये जितनी स्ट्रैटेजी सबको फॉलो कर रहे हैं, कोई कुछ नया नहीं बनाया है, सब एक इंस्पिरेशन है 3 4 5 6 ट्रेडर से लेके उसको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ढाल देंगे। यही क्रक्स है। पहली बात तो वेलकम टू आवर ऑन शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। ये बहुत दूर से आए हैं, प्रयागराज से। हम भी इस साल प्रयागराज गए थे कुंभ में मत्था टेकने के लिए, तो आज इनसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है वो मेमोरीज रिवाइव हो गई है। सो हाउ ब्यूटीफुल योर प्लेस इज। और अब तो और ज्यादा है ना, इंडिया का शायद वाला है। इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन आपकी सिटी को टच करके आई है। जी, और अभी डेटा है कि 15 करोड़ फिर से आने वाले माघ मेला के टाइम पे। यस, तो आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं इतने लोगों को? तैयारियां सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अभी हम आने से पहले गए थे गंगा जी, वहाँ पे मतलब 10 दिन पहले गए थे, एकदम अंधेरा सन्नाटा था, और इस टाइम पे वहाँ पूरा एक शहर बस चुका है। वाह। तो हम लोग तो देखते हैं ना कि एक बंजर जमीन पे शहर बसते हुए और फिर वापस उस चीज को बंजर देखते हुए देखते हैं, तो लगता है कि ये जो साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है ना, वो हम लोग हर साल बहुत करीब से देखते हैं। नहीं, क्योंकि हमारी इंडिया में सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग हैं पॉपुलेटेड, जो पॉपुलेशन है हमारी कल्चरली बहुत स्ट्रांग है, बिलीफ में बहुत स्ट्रांग है। शायद मैं कभी जिंदगी में प्रयागराज वैसे नहीं जाती अगर कुंभ का बुलावा नहीं आता।
तो दैट इज हाउ ऐसे ही कुछ कुछ चलता रहेगा और ऐसे ही हम आपके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में पहुंचते रहेंगे. सो दैट रिमाइंड्स मी, आपने अभी बताया कि वहाँ डेवलपमेंट चल रही है. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद द फैक्ट कि हमें पता चला है कि आप वहाँ पे रिजॉर्ट भी बना रहे हैं. आर यू building it in the same town? नहीं, I'm building in Bandhavgarh. It's a family business. I have a family business of hotels and resort और भी Bandhavgarh. अच्छा, okay. So this money which you are making through stock market, आप उससे profits earn करके further reinvest कहीं तो कर रहे होंगे. तो जो जर्नी है आपकी, हम आज वो जर्नी जानना चाहते हैं. पहले तो स्टॉक मार्केट में आने का आपका मन कैसे किया? पहले तो आपको प्रयागराज आने का फिर से इनविटेशन दे दें. पहले उनकी वजह से आप आई थी, अब क्या आप हमारी वजह से आइएगा. बिल्कुल, जरूर आएंगे, डेफिनेटली. और स्टॉक मार्केट में हम कैसे आए, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. मैं 2012 में पढ़ाई करने के लिए यूके गया था. बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट मैंने करी कार्डिफ यूनिवर्सिटी से. तो वहाँ पे क्या हुआ था कि 12th के बाद गए थे और मेरा फ्लैटमेट है लंदन से, सैमी रोल्स उसका नाम है. उसने मेरे को कॉल किया कि मैरियट होटल पे एक ट्रेडिंग सेमिनार हो रहा है, चलोगे? मैंने कहा हमको ट्रेडिंग सेमिनार से मतलब नहीं है, मैरियट होटल से मतलब है. okay. तो उस टाइम पे फेसबुक चलता था और कुछ ढलान आ चुका था उसका, बट फेसबुक चलता था. और फिर ये सोचा था कि बढ़िया मस्त जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, कि रोलर जमाएंगे कि लंदन पे है, मैरियट होटल की फोटो डाल रहे हैं, तो दोस्तों के बीच थोड़ा शो ऑफ थोड़ा बहुत करना चाहिए. तो ये इस माइंडसेट से हम गए थे वहां पे. और हम 3 दोस्त गए थे, हम, सैमी, अमान गए हुए थे वहां पे. और तीनों में से केवल हमको ही समझ में आया कि ट्रेडिंग से कुछ हो सकता है. दिस इज हाउ डेस्टिनी कॉल्स यू. तो फिर हुआ क्या कि वहां पे एक हुक जो था ना मेरे लिए, दैट वाज कि आप ना अपने दिमाग से स्केल कर सकते हो. आप विदाउट एनी ओवरहेड, पीछे से कोई जनरेटर कॉस्ट और दुनिया की अलग अलग आपका बिल्डिंग कॉस्ट होती है, टैक्सेशन होता है, सारी चीज़ों को आप दूर करके आप अपने अकॉर्डिंग, आपका माइंडसेट कितना है भाई, अगर आपका माइंडसेट 10 लाख के हिसाब से आप 10 लाख रुपए मैनेज करोगे, आपका माइंडसेट 10 करोड़ के हिसाब से आप 10 करोड़ मैनेज करोगे. आपकी स्केलेबिलिटी आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. तो आप कितना ग्रो करोगे, दैट इज कम्प्लीटली ऑन यू. तो ये बात बहुत अच्छी लगी थी हमको, पहली चीज. दूसरी चीज अच्छी लगी थी कि आप इसमें ना अपना खुद का ही काम कर रहे हो, आप किसी से परमिशन, मतलब आप खुद के एक तरीके से बॉस हो. बहुत खराब बात होती है आपका अपने खुद के बॉस होना. डिसिप्लिन नहीं कर पाना. बहुत से ऐसा होता है कि रात में देर सो गए बट सुबह जल्दी उठने मन नहीं हो रहा. ठंडे के टाइम वैसे नहीं उठने मन होता है. तो खुद के बॉस होना उस टाइम पे बहुत एक्साइटिंग लगता था. जब खुद के बॉस खुद से बनो ना, तो फिर लगता है कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है. अपने को खुद को मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है. तो स्टोरी शॉर्ट करते हुए कि भाई वहाँ पे एक ट्रेडर थे जिनका सेमिनार था, वो था, उनका नाम था ग्रेग सेकर. अगर आप अभी यूट्यूब पे डालेंगे तो ग्रेग सेकर द पर्सन हु मेड 1 मिलियन ट्रेडिंग फ्रॉम हेलीकॉप्टर. तो उनका एक वीडियो था, थेम्स रिवर के ऊपर से, हेलीकॉप्टर के ऊपर से उन्होंने 1 मिलियन पाउंड कमाया हुआ था. तो उसका उन्होंने वीडियो डाला था. तो आई वाज सो हुक्ड इनटू इट कि भाई यही करना है. He was trading in the helicopter. Yes, helicopter. And he was crossing Thames River and he made 1 million pound on that trade. Yes. तो मैं तो सोल्ड हो गया कि भाई अब तो करना है, यही करना है. प्लेन से पैसा कमाओ, हेलीकॉप्टर से पैसे कमाओ, हाफ पैंट पहन के प्रॉपर. वो उस हेलीकॉप्टर को पर्सनल चार्टर में कन्वर्ट कर रहे थे वहां बैठे बैठे. तो समझिए, हम तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर तो नहीं समझ में आ पा रहे थे क्या करें. हम तो बढ़िया हाफ पैंट में बैठ के पैसा कमाओ, घर से बैठ के पैसा कमाओ, दुनिया घूमते पैसा कमाओ. तो एक ये दिमाग में अपने लिए फ्यूचर वहां पे बिल्डअप हुआ था. तो दैट पिक्चर वहां पे मेरे गई थी. तो भाई आई वाज हुक्ड. उसके बाद फिर जब मैं फ्लैट वापस आया तो मेरा एक और फ्लैटमेट था केन. इन दोनों का बहुत दिल से बहुत शुक्रिया है, केन और सैमी का, जो उन्होंने पुश किया यहाँ पे. केन ऐसे नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट से पूछा कि भाई तुम लोग वहाँ गए थे, कैसे एक्सपीरियंस था? मैंने कहा एक्सपीरियंस बढ़िया था, बट कुछ सीखना है, उसके लिए पैसा वो लोग ले रहे चार्ज करने के लिए, बट इतना भी पैसा है नहीं, पढ़ाई लिखाई का सब पैसा ही है. तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आई मैनेज माय फादर्स मनी. मैंने कहा वाह, तुम, मतलब मैं जो सीखना चाहता हूँ तुम कर रहे हो, भले तुम उस लेवल पे नहीं करो, छोटा मोटा करो, पर तुम कर रहे हो, दैट मीन्स तुमको कुछ नॉलेज है. तो मैंने कहा तुम हमको सिखाओ. तो उसने कहा चलेगा अपना लैपटॉप. उसने मेरे लैपटॉप पे चार्ट नेक्सस डाउनलोड किया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर, जो इंडेक्स से चार्ट स्टॉक से देख पाते थे. नहीं, स्टॉक्स देख पाते थे, okay. और बट इंट्राडे नहीं देख पाते थे, डेली वीकली मंथली देख पाते थे. उसने चार्ट नेक्सस मैंने कंप्यूटर डाउनलोड करा और उसने babytips.com और 2-3 वेबसाइट और ओपन करके दिया कि इसको पढ़ो. आप स्टूडेंट थे, कॉलेज आपको ऐसे भी 2-3 घंटा देना पड़ता था. 2-3 घंटे कॉलेज की पढ़ाई, बाद खुद से कितनी पढ़ाई होती है, सेल्फ स्टडी क्या ही होती थी, एग्जाम के पहले सेल्फ स्टडी होती है. बहुत टाइम था. तो मैंने अपने आप को बंद किया कमरे के अंदर पे, बेबी पे सॉरी सब पे पूरा स्टडी करा, चार्ट एक्सेस स्टडी करा. फिर घर में बताया कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं. और माय पेरेंट्स वर काइंड इनफ, माय फैमिली वाज काइंड इनफ कि आई एम लकी टू हैव 2 पेरेंट्स. मेरे पापा जो ताऊ जी हैं, तो एक तरीके से मैंने वो बात किया, उन्होंने बोला ठीक है अगर तुमको लगता है करो, और इसमें देखो लॉसेस भी होता है, फलाने आदमी को लॉस हो गया, इसका आदमी को लॉस हो गया, बट देखो उनकी स्टोरी भी मत जाओ, तुम अपनी खुद की स्टोरी लिखो.
तो एक उनका एक भरोसा था यहाँ पे, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू करा। तो फॉरेक्स मार्केट में मेरी स्टार्टिंग हुई वहाँ पे, और फॉरेक्स मार्केट में भी एक चीज समझ में आ गया कि वहाँ पे 24 आवर मार्केट है। तो इंट्राडे नाम की कोई चीज ही नहीं होती वहाँ पे कि भाई 9:15 पे लिया 3:30 पे क्लोज कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं वहाँ पे। तो इंट्राडे में मेरा ऑलरेडी ऐसा पता नहीं था कि इंट्राडे है, तो वो मोस्टली मेरी सारी ट्रेड स्विंग्स होती थी कि भाई यहाँ पे लिया, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग है, 4 आवरली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक आया वहाँ पे एंट्री लिया, फिर एक तो अच्छा खासा बुल रन के लिए, इम्पल्सिव मूव के लिए मैंने इसको टारगेट किया। तो ऐसे करके ट्रेडिंग उस टाइम पे होती थी। तो मोर और लेस कभी पैसा बन रहा था, कभी पैसा नहीं बन रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेडिंग टेक्निकल से ज़्यादा आपको खुद के जानने की जर्नी है। और जितनी जल्दी उस जर्नी को आप अपने को, मतलब जितनी जल्दी इंसान रियलाइज करता है कि ट्रेडिंग चार्ट के सामने नहीं होती, ट्रेडिंग आपके मन में होती है। क्योंकि आप चार्ट को स्टडी करो, भले ठीक है ट्रेड करो, छोटा पैसा कमाओ, बड़ा पैसा कमाओ, छोटा लॉस करो, बड़ा लॉस करो, बड़ा लॉस से बचो, बट जो भी उसको आप जर्नल करो, जर्नल करके आप उसको स्टडी करो, जर्नल पे अपने टाइम बिताओ कि हाँ भाई ये मैंने ट्रेड क्यों लिया था, ये मैंने बुकिंग यहाँ पे क्लोज क्यों किया था, यहाँ पे ज्यादा रिस्क क्यों लिया था, ये ट्रेड क्यों नहीं लिया था, क्यों डर गए थे। ये सारी चीजों की जो आप अपने से खुद से जो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी होती है ना, ये ट्रेडिंग की है। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम भी रखा था ट्रेडिंग मॉन्क्स, कि भाई ट्रेडिंग करते करते मॉन्क्स, मतलब आपको एक इट्स अ परफेक्ट सिनर्जी जहाँ पे आपको ट्रेडिंग, पैसा है, मतलब देखो आप पैसा और मॉन्कहोल्ड दोनों एक साथ नहीं जाता, बिल्कुल। बट एक ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा और आप मॉन्क बन के भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो मॉन्क वाला नहीं कि साधु बन गया और नहीं, ट्रेडिंग के साधु है। हाँ, कि भाई आपको ट्रेडिंग करना है तो अपने मन से साधु बनना पड़ेगा। कि अपने को साधु क्या होता है भाई, अपने को जानते हो आप एनलाइटमेंट अपने को लेते हो कि आप पैसे की, क्योंकि आपका जो आपके रिलेशनशिप आपके भाई के साथ आपने बनाए, मम्मी पापा के साथ आपने बनाए, बट पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो आपने नहीं बनाए, वो आपकी मम्मी की भी कंडीशनिंग है, आपके पापा जी की भी कंडीशनिंग है, आपके भाई की भी कंडीशनिंग है, आपके ताऊ की कंडीशनिंग वाली कि भाई उनके टाइम पे पैसा कैसा था, उन्होंने पैसा देखा है कि नहीं देखा है, उन्होंने रिस्क देखा है कि नहीं देखा है, क्या वो रिस्क टेकर है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें जो उनकी कंडीशनिंग है ना, वो आपकी कंडीशनिंग होती चली जा रही है। तो वो जो मनी का रिलेशनशिप समझ आया, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा कोड नहीं डी कोड कर लिया आपने अपने लिए। तो ये बाहर जाने का फायदा था, थोड़ा एक्सपोजर, अकेले रह रहे थे, एंड बेस्ट पार्ट यू गॉट द बेस्ट कंपनी हु गिव यू राइट पाथ टू वॉक ऑन। अक्सर लोगों को ऐसी एज में बहुत सारी वो कंपनी अट्रैक्ट करती है जिसमें आप पार्टीज करते हैं, आप इंजॉय करते हैं, फैंसी कार्स एंड अदर थिंग्स अट्रैक्ट यू, बट यू वर सो ग्राउंडेड, सो दैट मीन्स योर बिहेवियर वाज सूटेबल टू मार्केट्स। तो हुआ क्या कि वो भी मिल सकता था और ये मिल गया, ये पहले मिल गया, ये कह सकते हैं। या तो हो सकता है कि भाई हमारा रुझान भी उस तरफ था कि भाई हमको सब ज्यादा चीजें इतनी पसंद नहीं है, एक टाइम के लिए थोड़ा एक एंजॉयमेंट, ये सब चीजें अच्छी लगती है, बट एक होता है कि भाई आपको एक होता है नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ है आपका, तो उस तरफ की था। वाओ, वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो दिस इज हाउ यू बिगैन एंड यू स्टार्टेड ट्रेडिंग अपार्ट फ्रॉम डूइंग योर कॉलेज। तो वन नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टॉक टू माय ऑडियंस इज कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है हम पे कि बेटा आगे क्या करना है। जिनकी फैमिली बिजनेसेस होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे, तो उन्हें एमबीए और फर्दर बिजनेस स्कूल्स में भेजा जाता है। जिनके पास बिजनेस का बैकअप नहीं होता है, जिन्हें अपना प्रोफेशन चुनना होता है, somebody can become a doctor, can become a scientist, can become a lawyer, और किसी को आर्मी में जाना है तो वो इंडिया अकेडमी में जाएगा। बट किसी ने अगर एक ट्रेडर बनना है, फाइनेंशियल मार्केट्स का एक्सपर्ट बनना है, वो कौन से इंस्टीट्यूट में जाएगा, ये कैसे हम आज आइडेंटिफाई करें? अब जैसे ये तो वही हो गया ना कि अगर किसी को मोंगफोर्ट जाना है तो किस में जाना पड़ेगा, तो इसका भी कॉलेज तो होता नहीं है। भाई आप कभी इस मठ में जाते हो, कभी आप इस भगवान की पूजा करते हो, कभी आप इस मंदिर में बैठते हो, तो ऐसे ही इसके अंदर पे भी होता है कि आप भाई पहले स्टार्ट तो करो, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। जैसे हमको बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि भाई कैसे शुरू करें, तो हम कहते हैं, पहले क्या था, आज से 5-6 साल पहले हम उनसे बात खूब करते थे। हम कहते थे एक काम करो, ज़ीरोधा वार्सिटी खोल लो, इसको पढ़ लो, इसके पढ़ने बाद मेरे कॉल करो। तो बहुत सारे अपने आप ही गायब हो जाते। आप उनको बस ये आप बता दो, आप ऐसा करवा दो, आप ये करा दो, आप मेरे को टिप्स दे दो, यार वो जो ट्रेलर में बता देना, समझ आप बस ये मतलब रिसर्च आप करें, उन्हें टिप दे दे बस। वो बोलते हैं मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ, वो उनका, बल्कि उनका जो एक्चुअल वर्ड जो बोल कुछ और है, बट उनके दिमाग में क्या है, मैं तुम्हारे नॉलेज से अपना पैसा लगा के पैसा कमाना चाहता हूँ, ये मतलब मैं टिप लेना चाहता हूँ। तो देयर इज अ डिफरेंस। आप अगर पूछ रही हैं टिप लेना चाहता हूँ कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ, अगर ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को देख लो क्या आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है कि नहीं, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ेगा, समय बहुत देना पड़ेगा इसके अंदर पे। अगर आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां, 58 काम पीछे है, तो आप ये नहीं कर पाओगे। और लकी ये था कि मेरे ट्रेनिंग तब मेरे को मिली जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ काम ही नहीं था वहाँ पे। भाई अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना था, अपने फ्यूचर के ऊपर काम करना था, और जो भी टाइम बचा अपना पढ़ाई करो, या तो जिस चीज में और इंटरेस्ट उसको एक्सप्लोर करो। तो एक्सप्लोर करने की आदत पहले से, तभी बाहर ही गए थे, नहीं तो फिर यहीं पे रह देते।
तो जो आपका जो क्वेश्चन है ना, अगर आप पहले खुद से पूछो कि अगर हम जीरोधा वार्सिटी पढ़ पा रहे हैं, अगर हम babypips.com पे 8-9 घंटा दे पा रहे हैं दिन का, और अगर हम चार्ट्स में कंफर्टेबल हैं, चार्ट्स की फोटो खींच के उसके ऊपर एनोटेशन हम कर पा रहे हैं, अगर ये सब आप काम कर पा रहे हो, किताब पढ़ पा रहे हो, हमने उस टाइम पे 200-200 300-300 की पेजेस किताब को एक दिन में खत्म किया था। इसलिए नहीं कि भाई हम खत्म करना चाहते, इसलिए क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। You didn't want to leave it in between. हाँ, कि मनी मास्टर्स द गेम थी, इतनी मोटी किताब थी, हमको याद है उसको 2 महीने के अंदर खत्म करा था। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि सुबह अलग किताब पढ़ते, शाम को अलग किताब पढ़ते थे। तो वो एक इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होता है। ऐसा नहीं था डे वन से इंटरेस्ट था, ऐसा नहीं था। बताया ना कि बेबी पिस पढ़ा, फिर चार्ट एक्सेस में स्टार्टिंग कर देती, यार ये सपोर्ट है जो उसमें लिखा था, तो ऊपर जा रहा है, तो फिर अच्छा ये तो सही कुछ होता है, फिर कुछ और पढ़ते उसके बारे में। तो ऐसे करते करते फिर और भी पढ़ने लगे। तो एक दिन पे नहीं आता, तो आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें, एक महीने का समय दो, देखो किस चीज में आपको नेचुरल इंक्लिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आप कोई भी काम देखो, काम तो सभी करते हैं, हर कोई काम कर रहा है, बट देखना है कि उस काम में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस काम में मजा आ रहा है तो वो काम नहीं होता, वो फिर होता है कि यार हाँ ये तो एक पैशन हो रहा है, या फिर एक होता है ना कि यार ये तो अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। और एक होता है कि पैसे के लिए काम करना, एक होता है कि भाई पीछे से कोई बोल रहा है वो काम करना, एक होता है कि यार मेरे को काम करने में मजा आ रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि आपको काम करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहली चीज ये जान लीजिए। दूसरी चीज ये, जब जान के ठीक, जब नेचुरल इंक्लिनेशन आपको करना ही करना है, फिर उसके बाद आपके पास पढ़िए बहुत सारे यूट्यूब। पहले तो यूट्यूब वीडियोस बहुत कम थे, और अच्छी बात क्या थी, पहले कम थे और मैं यूके में थे, से अच्छे अच्छे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल थे। अभी आप इंडियन मार्केट में देख लीजिए, बाप रे बाप, स्कैल्पिंग और इंट्राडे और कॉल पुट, ये सब वहां पे होता ही नहीं था। मतलब अगर हम आपको बताएं, आई वॉज सो लकी, अगर 2012, 13, 14 में अगर मैं इंडिया में रह के ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीख रहा होता ना, तो मैं पागल हो जाता। क्योंकि आपको कॉल पुट के बारे में जानकारी मिलती है, आपको स्ट्रैडल के बारे में जानकारी मिलती है, स्ट्रैंगल के बारे में जानकारी मिलती है, आपके पास इतने बहुतेरे चीजों के बारे में जानकारी मिलती है जिसका आपको यूज शायद करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप खुद की पर्सनैलिटी को जान जाएंगे। जब मैं यूके में था, सिर्फ मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, ये यूरो यूएसडी पेयर है, ये डॉलर इन का पेयर है, ये यूरो शेफ का पेयर है। आपको बस यहाँ से या तो बाय मिलेगा या तो सेल मिलेगा, दैट्स इट। ना डेबिट स्प्रेड मिलेगा, ना क्रेडिट स्प्रेड मिलेगा, ना स्कैल्पिंग मिलेगी, ना कॉल बाय करने का ऑप्शन है, ना कॉल सेल करने का ऑप्शन, ये सब कुछ नहीं है। ये सपोर्ट है, सिंपल। मेरा काम बस ये था। पहले तो वहां पे 28 पेयर्स होते थे, 28 पेयर्स और प्लस गोल्ड सिल्वर क्रूड मिला के आई मतलब डेली का मेरा जो रूटीन था, 31 चार्ट्स को देखने का रूटीन था उस टाइम पे। 31 चार्ट्स एंड आई एम डन। आधी घंटा पहले, शुरुआत में 1 घंटा लगता था, फिर आधे घंटे के अंदर मेरा काम खत्म। फिर उसके अंदर पे भी सपोर्ट पे आया, मान लीजिए एक इंपल्सिव मूव आया, वहां पे सपोर्ट पे मार्केट आई, वहां पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस आए, वहां पे सपोर्ट्स के कि हाँ दिस सपोर्ट विल होल्ड, और वहां पे प्राइस एक्शन बना, तो मैंने वहां से बाय करा, बस बाय। अब यहाँ पे जब हम इंडियन मार्केट में हमने देखते हैं कि बाय करने के लिए आप कॉल बाय कर सकते हो, आप डेबिट स्प्रेड कर सकते हो, आप पुट सेल कर सकते हो, आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो। मतलब इतनी ढेर सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो मोर कंफ्यूजन है क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे हैं। वहां पे एक ही था, तुम डायरेक्शनली राइट हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमको डायरेक्शनली राइट नहीं, आप यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जाता है कि भाई अगर आप ज्यादा बुलिश हो तो आप ये करो, कॉल बाय करो, बुलिश तो हो पर कम बुलिश हो तो ये करो। अरे ये सब चीजें हम कैसे, बट वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके इंटरेस्ट को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट डजंट इम्पैक्ट ऑन दैट मोमेंट। बट आप ये देख रहे हो कि उन्होंने ऐसे करा और उनको ये रिजल्ट मिला, तो आप भी ट्राई कर लेते हो, इररिस्पेक्टिव वो आपके लिए सही है कि नहीं। हाँ, तो जैसे ऑप्शंस ढेर सारे ना, इसमें कंफ्यूजन जाता है। मेरे पास ऑप्शन कम 31 पेयर्स, किसमें बाय करना है किसमें सेल करना है, बस। यहाँ पे 2500 स्टॉक्स है, और 2500 स्टॉक्स में आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, डेबिट करना है, स्ट्रैंगल करना है, बैंक निफ्टी में स्ट्रैडल करना है, डेली एक्सपायरी है, ये सब चीजें वहां थी नहीं। तो मेरे पास करने के ही कुछ ऑप्शन ही कम था। जैसे होता है ना कि ढेर सारी चीजें होगी, बच्चे चला जाए कहीं पे। अब तो आप जैसे इंडिया में आ गए हैं, तो आज अब अगर हम यहाँ तक बात कर रहे हैं, समबडी आपको आज अगर टाइम मशीन दी जाए और आपको ये बोला जाए कि आप अपने आप को रिवर्स कीजिए, फॉर ऑल द ऑडियंस हु इज राइट नाउ एट 20s एज ग्रुप एंड दे वांट टू गेट इनटू मार्केट, तो आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? डायरेक्शनल पहले आप जाओ। यहाँ पे क्या है कि क्विक मनी के लिए लोग कॉल पुट कर रहे हैं, क्विक मनी के लिए स्ट्रैंगल कर रहे हैं, क्योंकि डेली बीच में अभी डेली एक्सपायरी हो रही थी, फिर अभी डेली एक्सपायरी जब सेबी ने कम कर दिया कि अब एक्सपायरी, बट लोग क्या कर रहे हैं, कॉल पुट एक साथ आके स्ट्रैंगल कर रहे हैं, उसमें एक थीटा खाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज गुड, ग्रेट, वो करिए। बट साथ में अगर कोई आपने पूछा, ये सब उनके लिए जो सीजन है ऑलरेडी, आपने पूछा जो पहले से स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, तो पहले डायरेक्शनली कॉल लेना सीख लो कि भाई क्या ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, कैसे रूल्स बनाए, कैसे सेट ऑफ रूल्स को बनाए अपने लिए कि हम फाइंड आउट कर सके ये स्टॉक मेरे लिए है, ये स्टॉक में इस लोकेशन पे हमको बाय करना है, ये स्टॉक में इस लोकेशन पे ये प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम यहाँ से बाय करेंगे।
मतलब डायरेक्शनली क्लैरिटी आ जाएंगे तो चीजें आपके पास अपने आप ही आप एग्जीक्यूट करना दूसरा शुरू कर दोगे। आप या तो ऊपर बुलिश है, चार्ट बुलिश लग रहा है, चार्ट बेरिश लग रहा है, पहले वहां पे पहले क्लैरिटी फर्स्ट लेवल पे ये समझें। हाँ क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल्स पढ़ना जरूरी है या एनालिटिक्स करना जरूरी है? जब मैं यूके में था, मतलब जब मैं फॉरेक्स ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे फंडामेंटल्स केवल एक ही था, एनएफपी था, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ होता है, एनएफपी होता था। उस टाइम पे वॉलेटिलिटी ज्यादा होती थी और कभी फेड एफएमसी मीटिंग ये सब हो गया तब तक, मतलब वो मेरे लिए फंडामेंटल का खत्म उससे ज्यादा फंडामेंटल मेरे को कुछ नहीं आता था। और बीच में स्विस फ्रैंक का एक डीकपलिंग कुछ ऐसा हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ फंडामेंटल मैंने पढ़ाई करी थी कि भाई क्या होता है, किस तरह क्यों होता है, तो बस मेरा फंडामेंटल मेरा इतना ही आता था। जब मैं इंडियन मार्केट में आया उसके बाद यहाँ पे तो स्टॉक्स में इतने ढेर सारे फंडामेंटल्स होते हैं और कंपनी में अर्निंग्स है, अर्निंग एक्सेलरेशन है, बहुत सारी चीजें, मतलब स्टॉक्स में ना, वही मैं बता रहा हूँ, स्टॉक्स में बहुत सारी चीजें जिसमें आपको फोकस करना पड़ता है। तो फोकस को पहले नैरो करने के लिए पहले स्टार्टिंग बस यही काम करना है कि भाई कौन सा स्टॉक हमको बाय लग रहा है, कौन सा स्टॉक हमको सेल लग रहा है। केवल इसकी क्लैरिटी हो जाएगी ना तो बाकी सारी चीजों पे अपने आप, जैसे पहला एक होता है ना जब आप उसको पजल करते हो, जो पहले पेपर में आता था कि यहाँ पे डॉग रहता था, यहाँ पे उसकी बोन रहती थी, और पहला एक बार पहली एंट्री अगर सही होगी तो अपने आप ही रास्ता आगे तक रहता है। यहाँ पे कहीं एंट्री में ही इतनी ढेर सारी एंट्रीज है कि आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहली एंट्री अगर सही है तो नीचे के डोमिनोज अपने आप ही फॉलो होना शुरू हो जाएंगे। ओके, वंडरफुल। तो अगर एक कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक पे, तो आई थिंक वो बाद में आते हैं, पहले वो सेक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि किन सेक्टर्स के स्टॉक्स को हमें पिक करना चाहिए। तो सेक्टर को देखने के लिए आप क्या एक जनरल नॉलेज अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, जो मार्केट सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, इकोनॉमी में जो चल रहा है, कौन सी नॉइज को सुने, कौन सी नॉइज को इग्नोर करें? बिकॉज ग्लोबल फैक्टर्स अलग हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स अलग हैं, कंजम्पशन अलग है, थीमेटिक ग्रोथ अलग है, देयर आर मेनी थिंग्स। एक जनरल पब्लिक के लिए, somebody who's 25 today has 1 lakh rupee and wants to make a decent portfolio, ट्रेडिंग को अब हम साइड करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग इज टू टेक्निकल। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम बात करते हैं कि वो जॉब करता है, अच्छी सैलरी कमाता है और वो पैसे जोड़ता है, 2-3 महीने मेहनत करके 1 लाख रुपए जोड़े, हर 2-3 महीने में 1 लाख रुपए आ जाते हैं, साल में 5-6 लाख रुपए वो अपने इन्वेस्ट करना चाहता है। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? स्टेप बाय स्टेप थोड़ा गाइडेंस दें उनके लिए। सबसे पहले थोड़ा कंपाउंडिंग के बारे में जान लें, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन जब आपको मालूम होगा ना तो आप जर्नी को भी एंजॉय करना शुरू कर दोगे। वेरी राइट। तो लोग क्या करते हैं, जैसे उस टाइम पे जब 2020 की मार्केट थी, लोग पूछते थे यार भैया मेरे पास 5,000 रुपए है, मैं SIP करना चाहता हूँ, किस में करूँ? मैंने कहा 5,000 रुपए की SIP अमाउंट आया कैसे? कोई ऑप्शन नहीं था। अरे भैया बस पड़ा था। अरे इतना कमाते 5,000 सोच कर देते हैं। तो आप सोचो ना, आप 5,000 रुपए अपने, आप पहले 50,000 कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, 1 लाख जो भी कमा रहे हो, आप 5,000 रुपए अपने घूमने फिरने में खर्चा कर सकते थे, आप इसमें डाल रहे हो। तो पहले जानो तो ये अमाउंट क्यों है और क्या ये अमाउंट आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे कि नहीं। जैसे आप तो यही हो गए, भैया जरा मेरी गाड़ी में तेल डला दो, कितने का? 500 रुपए का। कहाँ जाना चाहते हो? चेन्नई जाना चाहते हैं। ओके, वंडरफुल। चेन्नई जाना है, 500 के तेल चेन्नई कैसे जाओगे? पहले डिस्टेंस पता करो, टाइम कितना लगेगा, एवरेज क्या है पता करो, डेस्टिनेशन आपकी है क्या। इस जो चीजों से आप SIP से पाना क्या चाह रहे हो? पहले आप पाना चाहते हो घर, आप पाना चाहते हो गाड़ी, और क्या क्या डालने उसके अंदर? 5,000 रुपए। वेरी राइटली डिकोडेड। मैं उससे वही पूछा कि भाई आप अपना ये बताओ, ये अमाउंट कैसे आएगा? तो अमाउंट आपकी जेब नहीं बताएगी मेरे पास ये अमाउंट है, आपका अमाउंट आपकी डेस्टिनेशन बताएगी कि आप ये पाना चाहते हो। गोल क्या है? इस 5 ईयर से 7 ईयर्स की जो तपस्या कर रहे हो, क्योंकि इससे तपस्या, आप ये 5,000 रुपए यहाँ 10,000 रुपए डालो, इसे आईफोन ले लो। 10,000 रुपए की आप EMI पे, क्योंकि आपका दोस्त ले रहा है, आपका दोस्त का दोस्त ले रहा है, आपका भाई ले रहा है, बट आप क्या करो, आप तपस्या करो, आप डिसिप्लिन लो कि नहीं भाई हम आईफोन नहीं लेंगे, हम महंगा कपड़ा नहीं लेंगे, हम इसमें फोकस करें, क्योंकि हम 5 ईयर्स डाउन द बोलिए इसकी ये प्लानिंग कर रहे हैं। लोग बाइक ले रहे हैं EMI पे, बट आप क्या कर रहे हो? नहीं यार हम बाइक लेते हैं, हम स्कूटी लेते हैं, और हम जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी है हम इसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि आप तपस्या कर रहे हो, आप किसी और गोल तक पाने के लिए आप तपस्या कर रहे हो। तो पहले डेस्टिनेशन जान जाओ, फिर ये जान जाओगे कि भाई आपको कितना अमाउंट चाहिए। ब्रेक देना पड़ेगा, मतलब उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि आपको 5 साल के बाद अगर इतना पैसा चाहिए तो आपको आज शुरुआत 5 से नहीं, शायद 3 से भी हो जाए या 10 से हो। 10 से हो, ये तो आपके बोले इंडिविजुअल बोले, किसी को भाई मर्सिडीज चाहिए होती है, किसी को ऑल्टो चाहिए होती है। सो फर्स्ट आपने जो सबसे पहला जो दिया वो ये दिया कि अपने गोल को पहचानो फॉर अ कॉमन मैन। सो दिस मैन ही हैज आइडेंटिफाइड अ गोल, अब वो अपनी जर्नी पे कैसे शुरुआत करे? हाँ, तो क्योंकि आपने पहले बता दिया कि 25 ईयर्स का एज है, तो यानी उसके पास पैसा भी कमा रहा है, उसको पैसा कमाने की क्षमता भी बहुत ज्यादा है और इवेंचुअली ग्रो भी करेगा, और उसके पास रिस्क एपेटाइट भी है, क्योंकि एज की वजह से रिस्क एपेटाइट भी है। तो ये मैंने गलती करी जब मैं
खुद ही 5 या 6 ईयर्स डाउन द लाइन मैं लार्ज कैप पे ज्यादा चला गया था। लार्ज कैप पे इसलिए चला गया था क्योंकि उस समय यूट्यूब पे सब पे लार्ज कैप निफ्टी 20 होता था कि निफ्टी 20 बैंक निफ्टी 20 बैग लो, काम खत्म आपका। तो मैंने उस टाइम पे मैंने लार्ज कैप सेंट्रिक पोर्टफोलियो बनाया हुआ था। फिर जब थोड़े थोड़े आप उसको देखते हो कि यार ये स्मॉल कैप ज्यादा बढ़ रहे हैं, लार्ज कैप कम बढ़ रहे हैं, और मेरे पास उम्र भी ज्यादा है और पैसे भी ठीक है, तो भाई स्मॉल में करो तो ज्यादा पैसे कमा रहे होते। तो फिर मैंने उसको पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग करी। तो ये तो मेरी स्टोरी। बट आपने जो 25 ईयर्स की जो बात करी वो ये है कि भाई आप पहले, आपके पास रिस्क है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप क्या करो, स्मॉल कैप पे फोकस करो। क्योंकि स्मॉल कैप में किस तरह फोकस कर सकते हो, स्मॉल कैप मिड 50 आप चाहे 20 के मतलब ETF के थ्रू बाय कर सकते हो। बट आई वुड से अगर आप स्मॉल कैप में बाय करो तो ETF से मत जाओ, आप उसमें जाओ म्यूचुअल फंड में। क्योंकि आपके पास स्मॉल कैप में क्या है ना, 250-300, अरे बहुत सारा कंपनी है, मतलब टॉप 250th कंपनी से लेके फिर तो एंडलेस ऑप्शन है। हाँ, अदर देन टॉप 250, फिर उसके बाद सारी स्मॉल कैप में आती से लेके सारी स्मॉल कैप में आती है। तो अब सब में छोटा छोटा पैसा डालो, कोई कंपनी बस्ट हो जाएंगी, कोई कंपनी कल को 3 साल पहले कोई कंपनी आज उसका नाम भी नहीं है, कहानी खत्म हो गई, या 10 साल पहले कोई कंपनी का नाम ही नहीं खत्म हो गई, तो आप अपना पैसा ऐसा अंधाधुंध क्यों डाल रहे हो कि यार वो कंपनी मतलब हायर चांसेस है कि वो जीरो ही होगी। बट क्योंकि आप ETF में डाल रहे हो, इसलिए टॉप 250 कंपनी में, मतलब 250 फर्स्ट से लेके 500 ही कंपनी डाल रहे हो। कोई भी कंपनी खराब करेगी तो उसको कंपनी को रिप्लेस कर देगी। तो ये ना यू आर गुड, ETF इज गुड, एक आपने फिल्टर लगा दिया। हाँ, ETF इज गुड। बट मैं क्या करता हूँ अपने पर्सनल के लिए कि मैं जब स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूँ, क्योंकि एनीवे टॉप 250 कंपनी में वो भी पैसा लगाएंगे। बट वो क्या है कि मेरे थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका फुल टाइम काम है, उनको सैलरी इसी बात की मिल रही है कि भाई इस टॉप 250 कंपनी, मतलब 250 फर्स्ट से लेके जो 500 कंपनी है उसके अंदर हमको अगर पैसा डालना है, उस फंड में से पैसा डालना है, किसमें ज्यादा एलोकेशन करना है, किसमें कम एलोकेशन करना है, तो कुछ तो पढ़ाई करेगा क्योंकि उसका फुल टाइम काम है। ही इज अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर। एग्जैक्टली। तो स्मॉल कैप में मैं इसमें नहीं जाता, ETFs में नहीं जाता, मैं जाता हूँ म्यूचुअल फंड में। तो कोई भी बंदा अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर 3 महीने में 1 लाख रुपए जमा करे तो मोटा मोटा 30,000 रुपए हो गया 1 महीने का। SIP मान के चलते हैं इसको ताकि इजी ब्रेक डाउन हो सके। तो 30,000 रुपए, तो इसका वो एज कम है तो 40%, 30 to 40%, देखिए ये सब बोल पाना अलग है, और इसको अपने अकॉर्डिंग ही लोग, डिस्क्लेमर है कि अपने अकॉर्डिंग ही लोग इसको ले कि भाई उनके पास कितनी लायबिलिटी है, आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी फ्यूचर में, उसका अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ले। तो अगर हम केवल अपने पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो 40% स्मॉल कैप में मैंने डाल दिया 12,000 रुपये, 30,000 रुपये का 40% 12,000 रुपये, 12,000 रुपीज़ को मैंने डाल दिया 2 म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप के हैं। कोई भी हो सकते हैं, AMC आप अपने मनपसंद के ले लीजिए, जिस भी आपको इच्छा हो उस पर कर लीजिए। फिर रिमेनिंग 40% आई गो इनटू मिड कैप। मिड कैप में स्ट्रिक्टली ETFs ओनली, ETFs और नो म्यूचुअल फंड, क्योंकि एनीवे आपको उसके अंदर 150 कंपनियों का ही बैंडविड्थ। हाँ, अब उस चाहे 150 कंपनी, चाहे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कि 150 में किसी में एलोकेशन ज्यादा कर दो, मोर और लेस इन लॉन्ग रन अगर आप उसको 18-20 साल का अगर आप देखोगे ना तो मोटा मोटा सब सेम ही आ जाएगा। 1% कोई कभी ऊपर होगा, 1% कोई नीचे होगा। तो भाई किसी और की जेब क्यों भरना उसके लिए, किसी और को एक्सपेंस रेशियो क्यों देना उसके लिए, तो एक्सपेंस रेशियो जो उसका होगा वो यहाँ बराबर हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप उसको ETFs के थ्रू कर लो। और 20% में अपना जो रिमेनिंग है वो मैं डालता हूँ इस लार्ज कैप में। अब वो चाहे निफ्टी 20 के थ्रू हो सकता है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमको अच्छा लग रहा है, जैसे रिलायंस मान लीजिए अच्छा लग रहा है, कोई भी स्टॉक, टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है, इटर्नल अच्छा लग रहा है, जिसमें उसमें डाल सकता है। तो ये ब्रेकडाउन मैं अपने लिए, अगर मैं वापस से 25 साल का होता हूँ, मेरे पास 30,000 रुपये SIP होती, तो मैं ये करता अपने लिए। वाह। तो अगर आप जैसे लार्ज कैप की बात करें, अभी आपने यहाँ पे ETF भी इंट्रोड्यूस कर दिया, म्यूचुअल फंड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक आपने एलोकेशन भी बहुत अच्छी कर दी। अब अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आई वुड टॉक अबाउट माई सेल्फ। मैं म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से पढ़ लेती हूँ, मार्केट्स को अच्छे से समझ लेती हूँ, लेकिन जब स्टॉक्स की बारी आती है, शायद मैं भी उस मटेरियल की नहीं बनी होगी, मैं स्टॉक्स को बहुत अच्छे से रोज अट्रैक्ट कर पाऊँ अपनी तरफ। तो स्टॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस क्या बताना चाहेंगे? हमने ले लिया, अच्छा चल रहा है, बट ओवर द ईयर्स उनसे एग्जिट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उनका प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए? और जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि आप प्रॉफिट अर्न करके फर्दर और बिजनेसेस में भी री इन्वेस्ट करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी को हम कैसे रूटीन में लेकर आए अपनी लाइफ में? प्रॉफिट अर्न करके अदर बिजनेसेस में नहीं इन्वेस्ट करते, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है। हम प्रॉफिट अर्न करके यहाँ पे वापस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यही पे वेल्थ बड़ी कर रहे हैं आप। क्योंकि इस चीज की मेरे को नॉलेज है और हमको पता है ये ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, पर वो काम भी करते हो भाई, क्योंकि वो काम तो है ही, वो तो भाई फैमिली बिजनेस है, जिम्मेदारी है, और वो तो करना ही करना है, उसकी भी इच्छा है भाई। क्योंकि आप जैसे हमसे पूछा गया कि मैंने आज तक कभी जॉब नहीं करी, पापा जी कहे जॉब कर लो या बिजनेस करना, मतलब नेचुरल इंक्लिनेशन था कि हमको बिजनेस करना है, घर से ही था। तो बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, उसको और अच्छा करना है। आप बिजनेस स्टडीज कर रहे हो, आपके पास एक्सपोजर भी है, मार्केटिंग नॉलेज भी है, तो आप उसमें अपने आप को अप्लाई कर रहे हो, वो तो है। फिर उसके बाद
आपको पता है यार यहाँ पे रिस्क फ्री एक अपनी बुद्धि लगा के अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आप क्यों टीटीएम में जाओगे, एम्प्लॉइज में जाओगे, सब में करोगे, वो उसका एक अलग चल रहा है, इसका यहाँ पे अलग चल रहा है। तो क्योंकि आई हैव लिबर्टी, ब्लेस्ड है इस मामले में कि मेरे पास दोनों चीज़ है। अगर ऐसा नहीं होता फिर हमको अपने को देखना पड़ता है, कुछ यहाँ से निकाल के उसमें डालो, कुछ वहाँ से निकाल के उसमें डालो, क्या पता फ्यूचर में करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से निकाल के उसमें डालो, तो हु नोज आगे क्या है। बट करंट जो सिचुएशन है हम आपको केवल वही बता रहे हैं कि यहाँ से कमाया इसी पे लगाया, उसका सिचुएशन अलग है। चलो दैट इज गुड। हाँ, तो यहाँ से जैसे अगर मान लीजिए आपने बोला कि स्टॉक्स को बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, स्टॉक से कभी शादी तो होती नहीं है कि भाई आपने ले लिया आप उसको छोड़ेंगे। मैंने भी कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके ऐसे सोचे थे कि भाई हमने ले लिए, इसको हम नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को देंगे इसको, तो अभी कुछ उसके बारे में बात करते हैं। अभी जैसे 2020 की बात है, मैंने एशियन पेंट लिया हुआ था उस टाइम पे, अच्छा खासे भाव से मेरे पास एशियन पेंट था और ये ऑल टाइम तक हाई तक रैली करा था, अभी 2-2.5 साल पहले तक ऊपर तक था। मैंने अच्छा प्रॉफिट देखा था, मतलब उस टाइम पे एलोकेशन का अच्छा खासा एक मेजर चंक मैंने रिलायंस, एशियन पेंट, पीडीलाइट, ये सब पे मैंने डाला हुआ था, टाटा मोटर्स ये सब पे डाला हुआ था। तो अच्छा खासा एक मैंने CDSL ये सब पे बहुत अच्छा पैसा देखा हुआ था, और जब मार्केट ऊपर थी और ये सब भी स्टॉक्स अपने ऊपर थे, मैंने देखे केवल देखिए ये बता रहे देखे। देखो ये बात कहते कहते दिल भी थोड़ा दुख रहा दुख है। है। चेहरे में स्माइल है बट हमको पता अंदर है यहाँ पे कितना दर्द है इसका, क्योंकि देखे थे। हाँ। असली दर्द को कैसे फिर निवारण किया आपने? फिर क्या हुआ कि भाई एशियन पेंट नीचे आ रहा था ड्यू टू बिरला ओपस और जो भी क्रूड के प्राइसेस जो भी दुनिया में चल रहा है उस टाइम पे, हु केयर्स, मेरा पैसा तो नहीं बना। नहीं वी केयर, हमारा ही पैसा है इन्वेस्टमेंट। तो दुनिया में क्या चल रहा दुनिया है, में yes। वो जो चल रहा है ठीक है, पर दुख मेरा ज्यादा बड़ा है। और ये दुख आप किसी से जाहिर भी करेंगे तो कोई इसमें मदद नहीं कर पाएगा कोई भी। तो क्या हुआ, अच्छा खासा मैंने पैसे देखे, फिर एशियन पेंट्स में मैंने लॉस देखना शुरू कर दिया। मैं कहा यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा चलो इसको पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करा जाए, क्योंकि भाई एक टाइम था जब ऊपर चला गया, बट अब उसके बाद ही नीचे आना शुरू हो गया। और एशियन पेंट में जो स्टोरीज सुन रहे हैं कि भाई स्टडी करा कि क्या चल रहा है क्रूड प्राइसेस पे, एक मार्केट शेयर कैसा कम हो रहा है एशियन पेंट का, तो ये सब चीजें देखी। तो फिर मैंने उसको हटा के उसको वापस से फिर हटाया उसको, फिर देखा कि मेरा स्मॉल मतलब एक एक्स्ट्रा शीट आपने उसको नेगेटिव उसमें रेट, हाँ लॉस हटा दिया, लॉस में बेच दिया। लॉसेस से डर नहीं लगता है, बड़े लॉसेस डर लगता है, बड़े लॉसेस ना इसलिए बेच दिया। वेरी गुड वेरी गुड। तो छोटे छोटे लॉसेस तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वो तो ये धंधा नहीं करेंगे और धंधा करेंगे उसमें भी छोटे छोटे लॉस होंगे। भाई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, बारिश हो गई, भीड़ नहीं हुई, तब भी तो एसी का पैसा और बिजली का पैसा तो लगेगा ना, एम्प्लॉइज का पैसा लगेगा, तंदूर में कोयला डला है उसका पैसा तो लगेगा उसके अंदर। हाँ ठीक बात है। तो ये सारी चीजें तो स्मॉल लॉसेस इज नॉट इट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो क्या हुआ कि एशियन पेंट को मैंने लॉस में बुक करा। फिर मैंने एक एक्सेल शीट बनाया हुआ जिसके अंदर पे मैंने सारा चीज भाई क्या क्या मेरे पास है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड है, कौन कौन से स्टॉक्स मेरे पास है, कौन कौन से ETF मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंग उसने डाइवर्सिफिकेशन है कि किसमें लार्ज कैप में कितना पैसा लगा हुआ है, स्मॉल में कितना है, मिड में कितना है, ऐसा पूरा करके वो बना हुआ है, पाई चार्ट बना हुआ है। तो मैंने देखा कि मेरा ना लार्ज कैप सेंट्रिक ज्यादा हो रहा था, तो मैंने उसको लार्ज कैप से निकाल के उतना पैसा मैंने स्मॉल कैप में डाल दिया उस टाइम पे। अच्छा, एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट 2020? नहीं 2020 में तो मैंने बाय कर दिया। अच्छा ठीक है। 2022 2023 तक एशियन पेंट में मैंने पैसे वंडरफुल। फिर 2020 पोर्टफोलियो को उसने बहुत अच्छा XIRR और कैगर दिखाया। हाँ मैंने पैसे देखे थे। फिर 2025 में मैंने लॉस देखा एशियन पेंट पे। तो मैं हर 3 महीने में पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग मतलब रीबैलेंसिंग करने के लिए मैंने देखता हूँ, मैं हर 3 महीने में एक बार एक जनरल रिव्यू करते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं, किसमें मेरा इंटरवेंशन जरूरत है, किसमें इंटरवेंशन जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने जैसे होता है ना गाड़ी चला रहे हो, भले उसके अंदर पे क्रूजर लगा दिया, बट हाथ तो आपको स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा ना, बस तो थोड़ा ये 3 महीने में देखना पड़ता है, कभी 3 महीने कभी 6 महीने में जैसी मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो एशियन पेंट जब नीचे आएगा लॉस मैंने काटा, फिर मैंने देखा कि भाई मेरा लार्ज कैप थोड़ा बड़ा हुआ था उस टाइम पे, मैंने स्मॉल कैप में, क्योंकि मेरे पास रिस्क था, मैंने बताया ना यूट्यूब देख के लार्ज कैप में डाल तो दिया उस टाइम पे, और स्मॉल कैप में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने पैसा निकाल के सब स्मॉल कैप में डाल दिया। तो अब धीरे धीरे करके रिबैलेंसिंग करके स्मॉल कैप पे हैवी मतलब स्मॉल कैप में 40-40 और 20 का रेशियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो अब आपने अपने एशियन पेंट्स को विदाई दे दी? हाँ एशियन पेंट को विदाई दे दी। और अभी रिसेंटली पता है सेम एशियन पेंट की स्टोरी दीपक नाइट्राइट में। दीपक नाइट्राइट मैंने 2020 में, एक्चुअली मैं करता क्या हूँ, मैं स्विंग ट्रेड अगर लेता हूँ, अगर मैंने उसमें पैसे कमाए हैं तो मैं उसमें 30% क्वांटिटी छोड़ देता हूँ। ओके 30% 30,000 रुपए की क्वांटिटी छोड़ देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए 2020 में उस टाइम पे आपको याद होगा CDSL, दीपक नाइट्राइट, ये सब बहुत तेज, मतलब 2020 की जो 21 की जो रैली थी, ये CDSL, दीपक नाइट्राइट, ये सब ने उसको लीड करा हुआ था। तो मेरे पास, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करे थे, मैंने ट्रेड लिए थे, स्विंग ट्रेड लिए थे। मैंने उसमें 30,000 क्वांटिटी 30,000 रुपए का छोड़ दिया था। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख या 8 लाख रुपए की ट्रेड लिया हुआ, 30,000 छोड़ दिया। 30,000 क्यों, पैसा तो कमा ही चुके हैं, अब 30,000 जीरो पे जाएंगे तो आई डोंट केयर। तो मतलब क्योंकि पैसा तो कमाया हुआ है, आई विल केयर, बट उतना केयर नहीं होगा क्योंकि ठीक है, उतनी एपेटाइट थी आपकी। हाँ, यस एग्जैक्टली।
तो 30,000, अब जैसे मान लीजिए दीपक नाइट्राइट में या एशियन पेंट में मैंने 4-5 ट्रेड ले लिया, तो अब 30,000 रुपए क्वांटिटी, मतलब पैसा छोड़ 1,20,000 हो गया, 1,00,000 रुपए हो गया। तो ऐसे कर करके मेरे पास दीपक नाइट्राइट में 2.25 लाख रुपए थे उस टाइम पे, और पोर्टफोलियो दीपक नाइट्राइट की ओर हैवी था। भाई हमने डाला नहीं था पैसा, बट वो 30%, 30,000 रुपए छोड़ते छोड़ते बढ़ गया मेरे पास पे। तो मैंने हमेशा क्या करता हूँ, क्योंकि टारगेट तो मेरे को पता ही नहीं होता कि टारगेट क्या होगा, क्या पता आसमान छू जाए कोई भी स्टॉक, तो मैं हमेशा क्वांटिटी बुक करके 30,000 रुपए छोड़ देता हूँ। ओके, आपका अपना स्ट्रैटेजी है। हाँ, ट्रांस रेल भी अभी मैंने लिया था, ट्रांस रेल में भी मैंने वही करा, वारी एनर्जीज टीएल करके स्टॉक, उसमें भी यही करा, मैंने ट्रेड लिया, पैसा मैंने कमाए, 30,000 रुपए मैंने छोड़ दिए। अब 30,000 रुपए अब कल को ऊपर जाए नीचे जाए हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, पड़ा रह गया तो पड़ा रहेगा, यू नेवर नो। तो इससे मेरा पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है, स्विंग ट्रेड, देखिए आपने पैसा कमाया तभी उसमें छोड़ा है, तो इससे मेरा स्विंग ट्रेड का भी काम हो जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, और हमको पोर्टफोलियो में एडिशन नहीं करना पड़ रहा, जो अच्छी स्विंग ट्रेड थी उसी से पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। वंडरफुल। तो इस तरीके से मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो मेरा इंक्रीज हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन स्विंग ट्रेड में, उसमें उस पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड में पैसा बना है कि नहीं बना है, और वो ऑल टाइम हाई है कि नहीं है। तो रही बात इसकी दीपक नाइट्राइट की, तो दीपक नाइट्राइट मेरे पास अच्छी खासी है, और इस टाइम पे दीपक नाइट्राइट वापस नीचे है। मैंने पैसे तो अच्छे कमाए थे, पूरे 21 समय दीपक नाइट्राइट में अच्छे पैसे कमाए, लेकिन इस बार आपने वो मिस्टेक नहीं करी, आपने प्रॉफिट बुक किया। हाँ नहीं, मैं प्रॉफिट बुक मैंने बताया, जैसे मान लीजिए मैंने 1,00,000 रुपए का मैंने मान लीजिए सपोज बाय करा हुआ है, तो मैं 70,000 रुपए बुक कर देता हूँ, ठीक है। 2 आवर 3 आवर 4 आवर, मतलब कि जितना भी मेरा टारगेट उसके अकॉर्डिंग में 70,000 रुपीज एग्जिट कर लिया, 30,000 रुपए मैं रखे रहता हूँ। ओके, अब वो मैंने उसमें 10 लाख डाला है कि 20 लाख डाला है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, मेरे पास जब मैं एग्जिट करूंगा आई विल होल्ड 30,000 रुपीज के वर्थ का स्टॉक में होल्ड करूंगा। इससे क्या है, मेरा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। हमको आपसे या इनसे या उनसे या अपने से बुद्धि नहीं लगाना पड़ रहा है भाई किस में पैसा लगाए, हमारा पैसा कमाया था स्विंग से, वही पैसा मैंने होल्ड कर लिया, 30,000 रुपए छोड़े, तो मेरा पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रहा है। और क्योंकि हमको स्विंग ट्रेड जिंदगी भर करना है, पोर्टफोलियो जिंदगी भर बनाना है, तो एक मैंने मैकेनिज्म चूज करा कि यार 30, पहले मैं 20,000 छोड़ता था, अब थोड़ा कैपिटल साइज ठीक है तो मैं 30,000 रुपए छोड़ देता हूँ, ऑन द टेबल मैं छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ही करते करते मैंने दीपक नाइट्राइट में अच्छा खासा मैंने छोड़ा हुआ था। आज डेट में दीपक नाइट्राइट की भी कहानी वही होगी, एशियन पेंट की हो गई है। खूब पैसा देखा हुआ है उसके अंदर पे, बट अभी इस टाइम पे ब्रेक इवन के थोड़ा से नीचे चल रहा है, तो ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। पैसा देखा था भाई, ये जो पैसा दीपक जब पैसा ऊपर था तो मैंने थोड़ी सोचा था कि इस पैसे अभी निकाल लेते, चलो गोल्ड ले लेते हैं या फोन ले लेते हैं, वो तो ये था कि पैसा ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाएगा। क्योंकि दीपक नाइट्राइट अच्छी कंपनी, मतलब एक आपने एक बेसिक आइडिया इतने समय से ट्रेड कर रहे हो तो आपको मालूम है कि भाई अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स ठीक है, फंडामेंटल्स ठीक है, आगे अभी चाइना की वजह से कुछ नाइट्राइट्स में उन्होंने कुछ करा हुआ है जिसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर आया हुआ है। भाई अभी की स्टोरी ना, अगर कंपनी अच्छी है, उसके पास सप्लाई चेन अच्छा है, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, तो आगे फिर से कर लेगी। कोई नया मतलब फंडामेंटल चेंज तो नहीं आया उस कंपनी के अंदर पे, तो अगर फंडामेंटल चेंज नहीं आया है तो मैंने रखा हुआ है। एशियन में क्या था, फंडामेंटल चेंज आ गया था, पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो गई थी कि भाई नए नए प्लेयर्स आ गए, एक नया प्लेयर नहीं आया, 2-3 नए प्लेयर्स आ रहे थे उस टाइम, नेरोलैक चेंज कर रहे थे आपको, बिरला चेंज कर रहा था अपने आप को, एक नए उसकी कौन सा एक नए बिजनेस हाउस की भी एंट्री उस टाइम पे हो रही थी, तो भाई 2-3 लोगों ने अपने आप को पूरा फंडामेंटल जो प्लेइंग ग्राउंड है सेगमेंट बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कस्टमर सेगमेंट का पूरा प्लेग्राउंड चेंज हो गया। दीपक का वो चीज हुआ नहीं, इसलिए मैंने तो सर दिस इज वेरी वंडरफुल टू नो कि आपने ओवर द टाइम, यही एक एक्सपीरियंस है जो आई थिंक हमारे ऑडियंस के लिए बहुत मैटर करता है कि पोर्टफोलियो बनाने में कैसे कैसे आप करते आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली आज अगर ये इन्वेस्टर के लिए आपने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, बहुत अच्छी नॉलेज दी, अब मुझे जो ये जानना है आपसे कि ओवर द इयर्स इन योर पर्सनल लाइफ आपने जो ये स्टॉक मार्केट से सीखा उसने आपके नेचर में, आपके एक्टिविटीज में, आपकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्या चेंज लेकर आया कि आज आप अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, आज अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो? डज इट रियली चेंज यू और इट इज अ साइड थिंग व्हिच डज नॉट इम्पैक्ट योर रूटीन लाइफ? अब स्टार्टिंग में मैंने बात करी कि आपको खुद को आईना दिखा देता है ट्रेडिंग और ये सारी चीजें भाई, क्योंकि आप पैसे पे काम कर रहे हो, पैसा आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट इमोशन पैसे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भले चाहे शादी किसी को रखी हो, बेस्ट फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, मम्मी पापा, वो तो ठीक है, बट 100 रुपए 200 रुपए 1,000 रुपए भी गिरता है तो भी रात में नींद नहीं आती उस टाइम पे। वो चोरी हो गई 10,000 रुपए, मान लीजिए वॉलेट चोरी हो जाए तो फिर तो 6-8 घंटे की नींद तो खराब आपकी हो ही जाएगी। तो आप सोचो ऐसी चीज हो, तो वैसे ही मान लीजिए किसी आपकी दोस्त लड़ाई हो जाए तो भी 6-8 घंटे की नींद आपकी खराब होगी, तो वैसे ही इसके अंदर पे भी है। तो हर टाइम ऐसा बोले कि नहीं मेरे को बहुत अच्छा कर दिया, ऐसा भी नहीं है, और कभी बोले हर टाइम मेरे को खराब कर दिया, ऐसा भी नहीं है। और ये तो है कि भाई लॉसेस अब इम्पैक्ट नहीं करते, बट देयर इज अ कभी कभी नेगेटिव लूप होता है, कभी कभी डिप्रेशन भी आता है चीज़ों को लेके, कभी कभी इस इधर का जब काम नहीं हो रहा होता है तो मेरे अदर बिजनेस पे इम्पैक्ट करता है, मेरे बिहेवियर पे इम्पैक्ट करता है, ये भी होता है भाई, दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ, आप हर जगह ऐसे ही होता है।
बट कभी कभी वहाँ पे अच्छा चल रहा होता है तो यहाँ पे भी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो अगर आप ऐसा बोलो कि मैं झूठ बोल दूं कि नहीं इसकी वजह से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, सच में ऐसा हुआ, अच्छी हुई है, बट फेजेस हैं कि वो भी अच्छी हुई हैं। कुछ पॉजिटिव भी मेरी लाइफ में मैंने कुछ सीखा है, कुछ नेगेटिव भी सीखा है। मैंने अपने बिहेवियर के बारे में सीखा है कि भाई ठीक है, अगर मेरा वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं उसको अपने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, इस पर्टिकुलर चीज में मैं कैसे इसको इम्पैक्ट होने दे रहा हूँ, कैसे मैं अपने आप को रोकूँ, ये सारी चीज मतलब बताया रिसर्च जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो नेगेटिव भी सीखा है, पॉजिटिव भी सीखा है, बट जो नेगेटिव उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पॉजिटिव उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप रीडिंग पे इतना टाइम लगा रहे हैं, स्क्रीन पे इतना टाइम लगा रहे हैं, तो आई बिलीव यू गिव योरसेल्फ इनफ टाइम। आप हमेशा बहुत लोगों के बीच में नहीं घिरे रहते होंगे, अपने साथ टाइम बिताते होंगे, और अपने आप हर चीज को नोट करते हैं, यू जर्नलाइज एवरीथिंग जो आपकी ट्रेड्स होते हैं, फिर आप यू गो बैक एंड यू रीड देम। यस, मैं आपको बताऊं पहले जब फायदा क्या हुआ मेरे, जब मैं यूके में था, एक्सपोजर इतना अच्छा था कि जो वहाँ के मेंटोर्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग जर्नलिंग पे बहुत फोकस करते थे। और सही बताया, हम आपको उस समय जर्नलिंग हम नहीं करते, बड़ा कठिन काम लगता है जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है ना, आपको अपने से पता है, आपको सेल्फ बॉस बनना पड़ता है, आपको खुद के ही ओनर बनना पड़ता है, बिजनेस ओनर बन के, आपको खुद के मैनेजर बन के लिखना पड़ता है कि भाई ये मैंने ट्रेड लिया, ठीक है लिया, क्यों लिया, अरे मंथली लिया, तो बताए क्यों लिया। जैसे भी आपके आपने मान लीजिए फोन लिया, आपके आगे हस्बैंड पूछे क्यों लिया, अरे मंथली ले लिया। या कोई बॉस पूछे अरे भाई फोन पे क्लाइंट को बोला, अरे उसने ऐसा बोला तो मैंने ऐसे बोल दिया। तो अब पर नहीं, हमको पिन पॉइंट करके बताओ वो ट्रेड क्यों लिया। अच्छा वहां पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, ये था, ये था, यस, फिर प्रॉफिट हुआ तो बढ़िया से लिख रहे हो, बढ़िया अच्छी राइटिंग बना के लिख रहे हो। फिर उसका लॉस हुआ, लॉस पे लिया, और लॉस आपको कैसे इम्पैक्ट किया, ये बहुत बुरा लग रहा है, क्या लिखो इसके तो बहुत बुरा लग रहा है। तो ये तो थोड़ा सा बहुत अपने से बात करना ना, अपने ही एक्शन पे अपने से बात करना इज अ टफ जॉब। सब कोई नहीं कर पाते। मतलब खुद के साथ बैठना, खुद को शीशे में देखना, और खुद का अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करना, और उस पर कमेंट्री लिखना, ये बहुत बड़ा टफ काम होता है, सब कोई नहीं कर पाते। तो जर्नलिंग पहले बहुत अवॉइड करते थे, बट समझ में आया कि भाई जर्नलिंग, अगर आपको ट्रेडिंग करना है और जर्नलिंग नहीं करना है तो अपने आप को ट्रेडर बोलना छोड़ दो, अपने आप को गैम्बलर बोलो। अगर आपको ट्रेडर बनना है और जर्नलिंग करना है तभी आप अपने आप को ट्रेडर बोलो। मतलब ये समझ में आया कि अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो जर्नलिंग तो करनी पड़ेगा, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। आप उसकी ट्रेड से नहीं सीखते। आप अपने 3 महीने पुरानी क्या ट्रेड लिया था, 10 दिन पहले पुरानी ट्रेड क्या लिया था, कल क्या ट्रेड लिया था, प्रॉफिट था, लॉस था, रिगार्डलेस, आप उससे सीखते। तो आप वो भी बता दीजिए कि अपनी इस एक्सपीरियंस में, इतनी जर्नी में, आई थिंक योर जर्नी इज फॉर 5-6 years सो फार। नहीं, मेरे जैसे ट्रेडिंग ऑन एंड ऑफ तो मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस 2013 में शुरू हो गया था। 12 साल हो चुके हैं। हाँ 13 में शुरू हो गया था, बट ऑन एंड ऑफ था, कभी कर, कभी एग्जाम था, कभी इच्छा होती थी करनी, कभी नहीं होती, कभी कोई पढ़ाई कर रहे थे, लॉस हो गया, चलो पढ़ाई करते केवल। तो कुछ ऐसा भी था, तो ऑन एंड ऑफ था। फिर अभी 4 साल बिजनेस की वजह से घर पे छोड़ा हुआ था उसको, फिर उसको वापस से शुरू करा। तो ऐसे करते करते ऑन एंड ऑफ आप कह सकते हैं कि जो एक्टिव टाइम है वो 7-8 साल का। 7-8 साल। तो 2 बातें बताइए मुझे, एक तो आपकी वो मिस्टेक्स जो आज आपको ये लगता है कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरा उन मिस्टेक्स को ओवरकम करते हुए क्या आज जहां आप खड़े हैं उससे स्केलेबिलिटी और हाई होती आपकी, आज आप सेटिस्फाइड है जहाँ पे हैं, या आपको लगता है कि अगर ये मिस्टेक्स मेरी नहीं होती तो मैं शायद यहाँ होता। नहीं मैम, सेटिस्फाइड तो कोई नहीं होता अपनी लाइफ में, और मिस्टेक सभी कोई करते हैं, और मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने पहले बताया, पहली मिस्टेक मेरी यही थी कि मैं जर्नलिंग नहीं कर रहा था। मेंटर पूछते थे यार दोस्त पूछते किया, हाँ करा था ना। ओह अच्छा। आप खुद के बॉस हो, अब वो कोई पीछे देखने तो आएगा नहीं कि आपने क्या लिखा है, क्या कर रहा है, किसी को आप दिखाते नहीं हो। तो जब एक मेरे वहाँ पे थे शॉन ने, जब वहाँ पे मेंटोर थे मेरे, बर्मिंघम के थे वो लोग, तो शॉन और नेट थे, उन्होंने जब देखा वो मांगते थे कि जो जर्नलिंग कर रहे हो भेजो, ईमेल करो मेरे को। तब थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई कि हाँ भाई हर फ्राइडे शाम को हमको पूरा बना के अपने नोट्स देने हैं। हाँ नोट्स देने, कमेंट्री देनी है। तब जाके थोड़ा से चीजें लूप में आना शुरू हुई कि हाँ चलो कुछ, क्योंकि मांग रहा है वो देना तो पड़ेगा आपको, पैसा भी दिया उसको ये सब काम करने के लिए। तो ये तब आपको ये सब चीजों की वैल्यू समझ में आती है कि हाँ भाई जब मैं उसको लगातार जर्नलिंग भेज रहा था और मैं खुद जर्नलिंग कर रहा था तो मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा था। और जब मैं पहले क्या था, क्योंकि आपको पता ही नहीं जब 3 महीने पहले लॉस क्या हुआ था, आपने या प्रॉफिट हुआ था, क्यों हुआ था, तो आपने सीखा क्या उस चीज से। भाई प्रॉफिट से आपने एंजॉय कर लिया, ठीक है, लॉस तो लॉस हो गया, लॉस से कुछ सीखा ही नहीं। और ट्रेडिंग में लॉस इज नॉट अ लॉस अनटिल यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। तो अगर आप उससे लर्निंग नहीं ले पा रहे हो तो वो लॉस ही कहलाएगा, और अगर आप उससे लर्निंग ले लिए तो उसको लॉस की कैटेगरी से हटा के उसको लर्निंग कैटेगरी में आप डाल दो। वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड।
So this is one of the mistakes. Any other you remember? या अब आपको लगता है कि ठीक है, those were the ignorant. मिस्टेक्स की तो पूरी बुक बन सकती है. हाँ, 3 पॉडकास्ट सीरीज बन सकती है. वाह. बट ये सबसे बड़ी बात है जो आज आप सब ट्रेडर्स को बोलना चाहेंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहेगा. आई थिंक यस, रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीट बी और पोर्टफोलियो, आपने जैसे बताया, आप अपने अपने सारे पोर्टफोलियो को एक जगह एक्सेल में डाला तो एक क्लियर पिक्चर मिली आपको, समरी आई आपके सामने, तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन बेटर ले पाए. तो बहुत अच्छा. और अब आप स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वेयर डू यू थिंक दैट स्केलेबिलिटी वाज पॉसिबल इफ यू वर दिस knowledgeable and wise 7 years before? स्केलेबिलिटी के लिए मैम आपको अगर बताएं तो सब थोड़ा सा ना आपको जनरल मार्केट कंडीशंस के बारे में, एक जो होता है सिचुएशनल अवेयरनेस का टर्म इस टाइम पे चला हुआ है, तो हम लोग इसको एक जनरल मार्केट कंडीशन, जैसे अभी अगर अभी बात करें, अगर मैं 7 साल पहले का ट्रेडर होता तो बहुत सारी ट्रेड ले लेके इस समय लॉस कर रहा होता. क्यों? क्योंकि अभी आप देखिए निफ्टी ही ऊपर है, बुलियंस ऊपर है, गोल्ड सिल्वर ऊपर है, डाउ ऊपर है, बट स्टॉक्स तो काम नहीं कर रहे. तो आप ये बताइए कि दुनिया में इतनी लिक्विडिटी तो है नहीं कि गोल्ड को भी पंप कर दो, सिल्वर को भी पंप कर दो, 2 लाख पे सिल्वर खड़ा कर दो, 1.35 पे गोल्ड खड़ा कर दो, निफ्टी को भी ETH पे खड़ा कर दो, बैंक निफ्टी भी ETH पे, PSU भी ETH पे, फेड भी डाउ भी ETH पे. ऐसा तो कर ही नहीं सकता कोई भी. भाई पैसा तो प्रिंटिंग मशीन, लिक्विडिटी अभी हम लोग उस फेज में तो है नहीं कि जहाँ पे फेड इस टाइम पे प्रिंटिंग कर रहा हूँ. बिल्कुल. वो तो कर लिक्विडिटी इन्फ्लक्स तो हो नहीं रहा है. सिमिलर लिक्विडिटी पे ये सारी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो पैसा निकलेगा ही निकलेगा. तो इसको बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस. तो बहुत टाइम बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई जब भी जैसे मैंने कस्टम इंडेक्स बनाया हुआ है, जैसे ट्रेडिंग पे NSE ने कुछ इंडेक्स तो बनाए हुए, जैसे निफ्टी और भी सब तो बनाया हुआ है, वैसे मैंने कस्टम इंडेक्स बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ChatGPT. तो उसमें मैंने जब रियलाइज करा कि भाई निफ्टी से और स्मॉल मिड कैप निफ्टी के जब ऊपर 5 से अधिक सेक्टर, 5 से ज्यादा सेक्टर अगर ट्रेंड होते हैं, मतलब जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, तब एक जनरल मार्केट में एक इन्फ्लो होता है, लिक्विडिटी होती है. तो बुलिश मान के चले. हाँ, उस टाइम ट्रेंड को. हाँ, उस टाइम पे जो ओवरऑल मार्केट सिचुएशन है, ट्रेंड को नहीं, उस टाइम पे ओवरऑल मार्केट सिचुएशन पे हवा आपके साथ. ओके, ठीक है. यानी आप उस हवा में अपनी पतंग खोल दोगे तो आपकी उड़ेगी वो. वंडरफुल. और उस अभी जैसे इस टाइम पे अगर आप भी मार्केट से कुछ जुड़ी हुई है, तो इस टाइम पे अगर आप लास्ट 2.5-3 महीने का आप देखिए तो PSUs बढ़ रहे हैं, फार्मा बढ़ रहे हैं और ऑटोज बढ़ रहे हैं और मेटल है. बट इन सब में सेक्युलर ट्रेंड नहीं. एक स्पैरेटिक मूव आ रहा है, उसके बाद वापस से फिजल आउट हो जा रहा है, फिर कहीं और पैसा सस्टेनेंस नहीं है. एक सेक्युलर अप ट्रेंड नहीं किसी भी स्टॉक में. सेक्युलर इन्फ्लक्स मनी का नहीं आ रहा है कि जिसके अंदर पे हाँ भाई 3 महीने से अगर अप ट्रेंड पे तो बहुत ऊपर हो गया. अगर आप PSU उठा के देख लीजिए, 3 महीने से हम बोल रहे हैं, फार्मा उठा के देखिए, 3 महीने से बोल रहे हैं कि उसके अंदर पे पैसा इन एंड आउट हो रहा है. तो ऐसा तो है नहीं कि 100 की चीज 150 हो गई. बिल्कुल. वो 100, 105, 110 और ऐसे ही आगे पीछे ही घूम रही है. वही चल रही है और फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, और कोई स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं हो रहा है. किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया. साउथ बैंक है, साउथ बैंक के अंदर अच्छा ब्रेकआउट आया था, तुरंत फिजल आउट कर गया. उस साउथ इंडियन ब्रेकआउट पे हम नहीं थे. तो ये सब हमने रियलाइज करा कि भाई जो आपने स्केलेबिलिटी बोला कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी पैसा नहीं कमा रही है, मार्केट में हवा चल रही है इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं. जैसे मैं पतंग, मेरे अंदर पतंग उड़ाने की क्षमता नहीं है, हवा चल रही इसलिए पतंग अपने आप उड़ रही है. बस. पर हवा रुकेगी, पतंग गिर जाएगी. तो जब हवा नहीं चल रही है तो पतंग मत उड़ाओ, बैठ जाओ उस टाइम पे दूसरा मोबाइल पे गेम खेल लो. तो ये जो हवा कर, और लोग क्या सोचते हैं 9:15 बज गया, अब पतंग उड़ाने टाइम हो गया. बिल्कुल. पर 9:15 बज गया, 9:15 के पहले देखो क्या हवा चल रही है, क्या जनरल मार्केट कंडीशंस ऐसी है क्या. जरूरी नहीं है कि रोज ट्रेड करना ही करना है. हाँ, ये कि भाई जनरल मार्केट कंडीशन, सिचुएशनल अवेयरनेस बोल रही है क्या कि जाके पतंग उड़ाने के लिए. हवा चल रही है तो उड़ाओ, नहीं हवा चल रही नहीं उड़ाओ. जैसे अगर आप क्रिकेट भी फॉलो करती होंगी तो आप देखते होंगे, जैसे मैंने पहले क्रिकेट खेला, मैं बचपन से स्पोर्ट्स में था, चाहे मैंने टेनिस खेला हुआ है, स्क्वॉश खेला है और स्विमिंग भी करा हुआ है, क्रिकेट खेला हुआ है, तो हर चीज में इन्वॉल्व थे. पापा जी कहे करो सब ट्राई करो, कहीं तो कुछ कोई चीज फिट कर जाएगा. नहीं ठीक है. मेरी तो उस टाइम पे जब हम क्रिकेट खेलते थे तो धोनी के शौक था, तो मैं विकेट कीपर्स बैट्समैन था, अच्छा नहीं था. पता चला मेरे क्रिकेट. बट आप अपने हीरो से इंस्पायर्ड तो थे. नहीं, मैं क्रिकेट दोस्त लोग बाद में कहे कमेंट कर, बेटा झूठ क्यों बोल रहे हो, आप प्लेयर थे तुम. ओके, फॉर ऑल द फ्रेंड्स हु आर वाचिंग हिम सेइंग कि क्रिकेटर अच्छे नहीं थे, उन्होंने खुद ही बता दिए. तो उस टाइम पे जब जैसे बॉलर थे, मोहम्मद कैफ के भाई सिखाते थे वहाँ पे, मोहम्मद आसिफ, तो वो जब बॉलिंग होती थी ना, तो उस टाइम पे ऐसे मतलब जीप करके हवा का चेक करते थे कि भाई अगर हवा का रुख इधर से, तो अगर इन स्विंग कराना है तो किधर से हमको बॉल डालना है. तो हवा का रुख देखते थे उस टाइम पे. जब भी हर ओवर के पहले, स्पेशली जब नई बॉल होती है, तो उसको मुंह से ऐसे निकाल के हाथ से उठा के ऐसे करते थे, तो फिर हवा पता चल जाती थी. तो अगर मान लीजिए कोई बॉलर है जिसकी नेचुरल आउटस्विंग है,
अब वो हवा इन स्विंग की चल रही है तो उसको कोई उस एंड से बॉलिंग करवाएंगे, क्योंकि भाई उसका स्ट्रेंथ आउट स्विंग की है, हवा अंदर की ओर चल रही है, तो उसकी आउट स्विंग ज्यादा, उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, परफॉर्मेंस में उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही उसकी स्ट्रेंथ का उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम वे में उसको फिर अदर एंड से बॉल डलवाएंगे, भाई अगर हवा इधर की चल रही है तो हम उधर से डलवाएंगे उसके आउट स्विंग पे सपोर्ट मिले, तो वहां से उसको विकेट मिलेगा, स्लिप पे तीन स्लिप लगा के कैच उठाया जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बस ऑब्जर्वेशंस के साथ इम्प्लाई करनी है। आई वॉज लिसनिंग टू अ वेरी गुड स्पीकर डे बिफोर येस्टरडे, मैंने आपको भी ऑफ कैमरा भी ये बात बताई थी। हम जब भी कोई प्रोफेशनल डिग्री अटेन करते हैं, इंजीनियर बनना है उसके लिए 4 साल की डिग्री चाहिए होती है, डॉक्टर बनना है तो PhD वगैरह करने के साथ साथ 6-7 साल लग जाते हैं। हम जैसे MBA वाले लोगों को 2 साल की मास्टर्स करनी पड़ती है, तो जाके हाथ में डिग्री आती है और हमें कंपनी का ऑफर लेटर मिलता है कि काम कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में जिसके हाथ में पैसा है वो पहले दिन एंटर करके अपने आप को सर्टिफाइड ट्रेडर मान के ना ट्रेड करना शुरू करता है। जरूरी है रोज ट्रेड करके कि आप प्रॉफिट कमाएं। पेपर ट्रेडिंग भी एक चीज होती है, तो पेपर ट्रेडिंग आप रेकमेंड करते हैं फॉर ऑल दोज हु वांट टू लर्न ट्रेडिंग? पेपर ट्रेडिंग मैंने करी थी बट 10-15 दिन से ज्यादा नहीं करी थी, और सही बताया करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ना उसका हाई मिल जाता है कि भाई आपको खोने के लिए ही नहीं। अब आप ये सोचिए, खोने के लिए कुछ नहीं है तो आप राजा भी बन सकते हो, लेकिन जिस दिन असली पैसे पे आओगे, नहीं अगर मान लीजिए अगर एक होता है ना कि आप शीट कोड डाल दो गेम में मरना ही नहीं है, चाहे जैसे खेल, तो बस वही चीज, अनलिमिटेड लाइव्स हैं, अनलिमिटेड लाइफ है। तो जब आप अच्छे से ट्रेड करते हो, जहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग आपका खुद का ही रिलेशनशिप अबाउट मनी है। अब उस रिलेशनशिप अबाउट मनी को टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई जब लॉस हो रहा है तो मेरा हाथ जिटर हो रहा है क्या, रात में नींद आ पा रही है क्या। जब आप इसको कोई भी रिलेशनशिप को आप टेस्ट ही नहीं कर पाओगे तो उसको ग्रो कैसे करोगे। तो कितने पैसे से हम रिस्क ले सकते हैं? ऐसा पैसे स्टार्ट से, फर्स्ट टाइम अगर आप अकाउंट खोल लो, ऐसे पैसे स्टार्ट करो जहां पे आप कंफर्टेबल लॉस करने के लिए, वो पैसा आपने ऑलरेडी दे दिया है। जैसे आपने बोला ना, ऑफ कैमरा बोला था कि पैसा आपके पास रखा है, बस वही है कि मान लीजिए अगर आई एम कंफर्टेबल विद 10,000 रुपीज, कि 10,000 रुपीज अगर मैंने निकाल के आपको दे दिया और हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्ट्रेंजर को मैंने या दान मंदिर पे कर दिया और हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, देन वो अमाउंट आपके लिए, अब वो किसी के लिए वो अमाउंट हो सकता है 1 लाख रुपए हो सकता है, किसी का अमाउंट वो 300 रुपए हो सकता है, तो दैट कैन बी सब्जेक्टिव। तो ऐसा अमाउंट जिससे वो लॉस करने को रेडी हो। ओके, सो दैट इज हाउ आप धीरे धीरे, बट देन सी इट इज अ सेल्फ अट्रैक्टिव प्रोसेस। आज 10,000 का लॉस हो गया, पीछे से पुल इन हुआ, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, दिल मत छोटा कर, ये ले 10,000 और ले, दोस्तों से मांग लिया 10,000 और ले। अक्सर जो आवाज सुनते हैं मार्केट में वो यही सुनते हैं लोग, लॉस की बात। आपने भी, जब आपने अभी बात शुरू करी थी कि आपने यूके से अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे स्टॉक स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट्स में या ट्रेडिंग में, तो उन्होंने क्या बोला, इसमें लॉस होता है। एक कॉमन मैन स्टॉक्स को लॉस के साथ क्यों जोड़ता है? पहले अक्सर 10 में से कितनी स्टोरीज आप सुनते हैं तो लॉस की होती है और प्रॉफिट की होती है? ये तो मैम एकदम कॉमन सी चीज है। अभी कोई आपके घर में कोई अगर IAS की तैयारी कर रहा है, IIT तैयारी कर रहा है, तो भाई कितने लोग IAS बनते हैं, कितने लोग टॉप में जाते हैं, आप कितने लोग CEOs बनते हैं। तो ये तो देखिए जुमला है, कहने के लिए हम सब चीजें बोल सकते हैं। तो सिमिलरली इसके अंदर देखिए मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स लॉसेस के हैं, मोर एंड मोर एग्जाम्पल लॉसेस के इसलिए हैं क्योंकि आपने जैसा बोला खाता ही खुलवाना है और अपने आप को ट्रेडर बोलना है। हमने क्या आपको बोला, अगर ट्रेडर अपनी जर्नलिंग नहीं कर रहा है तो अपने आप को गैम्बलर बोले, अगर ट्रेडर जर्नलिंग कर रहा है तो ही अपने आप को ट्रेडर बोले। तो जो आप क्या उनसे पूछे, जो लॉसेस का जो एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं, या आपने बोला 10,000 रुपये लॉस करा, फिर अपने दोस्त से ले लिया, फिर किसी और से ले लिया, फिर पुल इन कर दिया पैसा, क्या उस 10,000 लॉस को आपने डॉक्यूमेंट करा है, क्या जर्नल करा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, आप जर्नल करो, अपने आप ही सीखोगे भाई। आप अपने ही सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे अपने ऊपर कि भाई मैंने ट्रेड लिया था। अब यही सोचिए आपने 4 ट्रेड लगातार लिया, मान लीजिए उसमें आपने सेम गलती कर रहे हो, तो आप सीख ही तो रहे हो ना यार, ये 4 में ही कॉमन चीज है। फिर मान लीजिए 3 ट्रेड आपकी सही चली, 3 में क्या कॉमन चीज है? आपको स्टॉक मार्केट में इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। हम पैटर्न चार्ट के बाहर देखते हैं, हमको पैटर्न अपने एक्शन पे देखना है कि जो चार्ट पे देख के मैंने एक्शन लिया है, क्या उस एक्शन पे कुछ कॉमन पैटर्न है क्या, कॉमनैलिटीज है क्या। लॉसेस में कुछ आपको कॉमनैलिटीज मिलेगी, कुछ प्रॉफिट्स में आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, उसको नोट डाउन करो। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस सेल्फ रिव्यू। ये कॉन्सेप्ट लाया था लुइस मॉर्गन ने, इज ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर। उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट मेरे ऊपर रहा है ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग जर्नी पे, एज ए ह्यूमन बीइंग हमको ग्रो करने में बहुत बड़ा इंपैक्ट उनका रहा है। उन्होंने ही हमको सबसे पहले ASR पे इंट्रोड्यूस किया था। ASR क्या है कि अपनी एक हफ्ते की सारी ट्रेड लो, संडे को 2 घंटा अपने साथ,
बहुत टफ होता है। पहले तो अपनी सारी ट्रेड लिखना ही टफ होता है। हर रात को आपने लिख लिया, जर्नल कर लिया, उसकी फोटो खींच के उसके अंदर पे आपने पूरा नोटेशन डाल दिया कि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे फिबोनाची था, यहाँ पे मूविंग एवरेज था, यहाँ पे सीआईपी सपोर्ट है, बुलिश एनकल्पिंग है, यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, ये सारी चीजें आपने उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद उसको आपने लिख दिया, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ सब आपने लिख दिया। उसके बाद एक हफ्ते बाद आप बैठो संडे को, ओ केस स्टडी हो गई तो हाँ, बहुत अच्छी अपने ऊपर ही। हाँ, तो आप उसको देखो, 2 घंटे कुछ नहीं करना, मोबाइल दूर करके लैपटॉप को ओपन करके छोटा गाना ना लगा लो, दिमाग कूल करके नाश्ता वाश्ता करके पूरा एकदम फ्रेश होके बैठो कि भाई ये ट्रेड था। अब उस पे देखो, कुछ तुरंत ही नहीं, मतलब चार्ट ऐसे मुंह पे आपके नहीं आगे चीखेगा कि अरे देखो तुमने गलत किया। फिर उसको देखो 4-6 मिनट आपने देखा, कुछ चीजें उसमें नोट करी कि यार इसमें क्या था क्या था क्या था, ये नोट डाउन करी। फिर सेकंड चार्ट पे मतलब सेकंड ट्रेड पे गए, उस पर फिर देखा इसमें क्या था क्या था, क्या अच्छा हो सकता है, क्या खराब हो सकता था, फिर वो नोट डाउन करी। अब वो जो आप जरूरी नहीं कि वो जो नोट डाउन कर रहे हो सही कर रहे हो, but then you should discuss it out. Discuss it with somebody who's more experienced. या आप किसी को गुरु मानते हैं इसमें? हाँ, तो नहीं, आप खुद ही मतलब आप सोचो ना, आप इसके अंदर पे देयर इज नो राइट, बल कोई ऐसा कि गीता में नहीं लिखा है, कोई ऊपर से उपदेश नहीं आया भगवान जी का कि भाई जो आप लिख रहे हो ये सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। वो आपकी सच्चाई जो आप लिख रहे हो, बिल्कुल सही बात आप है। अपनी सच्चाई धीरे धीरे आप इंप्रूव करते रहो। तो ये तो एक तरह से आईना देखने की बात है। तो वही मैंने कहा ना, ट्रेड जो आपने बोला कि भाई 10,000 का लॉस की बात करी, अगर वो ट्रेडर 10,000 रुपए से शुरुआत कर रहा है, अपने जर्नलिंग कर रहा है, तो ही वो ट्रेडिंग के लिए सही है। ट्रेडिंग अपने आप को ट्रेडर बोल सकता है, उसके पास हक है अपने आप को ट्रेडर बोलने का। अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है अकाउंट खोल के 10,000 रुपए डाल के और ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहा है, जर्नलिंग कर रहा है, तो अपने आप को ट्रेडर बोलने की गलती मत करे। ये तो फिर इसीलिए गैम्बलर फंडर्स और ये सब कहा जाता है, और अब शायद उसी ट्रैप में धीरे धीरे फंसते रहते हैं। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ना हमें एक मूविंग एवरेज का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जनरल पब्लिक के लिए दैट कैन हेल्प देम एटलीस्ट इतनी डीप रिसर्च, बिकॉज यू वर लकी एंड फॉर्चुनेट कि आप जिस टाइम पे इसमें आए तो यू वर डूइंग इट विद वेरी फोकस माइंडसेट, और आप एजुकेशन में थे। बहुत से लोग हैं जो आज थोड़े से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैसे भी कमा रहे हैं, बट उनका शौक भी है ट्रेडिंग का। तो आप उनके लिए क्या आज कुछ एक टिप देना चाह रहे थे ना? तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का हिस्टोरिकल चार्ट है। जब से निफ्टी ने अपनी इंसेप्शन हुआ तब से चार्ट लगा हुआ है, और अभी पुराना डेटा है क्योंकि अभी 24-25 से मार्केट अच्छी थी नहीं, तो मैंने इसको अपडेट नहीं करा हुआ है। ओके। और इस 2023 तक के मार्केट के अंदर पे हम देख सकते हैं दिस इज अ ऑरेंज लाइन, ठीक है। ये ऑरेंज लाइन एक तरीके से मार्केट का एक फेयर प्राइस, हम मतलब ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये मेरी नहीं है, अगेन कुछ भी मार्केट में नया नहीं है। 4-6 जगह से चीजों को समझ के लेके 3-4-5 चीजों को ट्राई करके इंस्पायर होके चीजों को बनाई गई चीजें। तो इसके अंदर पे जो ऑरेंज लाइन है, दिस इज अ फेयर प्राइस, जो हमारे लिए निफ्टी का जो फेयर प्राइस है वो बताता है। Okay. तो जब भी फेयर प्राइस, अब जैसे मान लीजिए आपके पास आईफोन है, अब आईफोन अगर सेम आईफोन, क्योंकि अभी सप्लाई चेन का क्रंच मान लीजिए, फिर चाइना में एक शॉर्टेज आया था, अभी चिप्स का शॉर्टेज आया था, तो उसकी वजह से अगर आईफोन का प्राइस 1 लाख रुपए से 1,30,000 हो जाएगा, तो डज इट मेक सेंस टू बाय दैट आईफोन? No, because you know it can come back. Yes, exactly, it can come back. तो अगर सेम चीज, अगर 1 लाख रुपए का आईफोन है और उसके अंदर पे किसी वजह से बिग बिलियन सेल चल रही है या न्यू ईयर सेल चल रही है, ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, और वो आपको 90,000 का मिलेगा, बाय करने का Yes. बनता है। सिमिलरली ये जो ऑरेंज लाइन है, अगर ऑरेंज लाइन के ऊपर मार्केट, दैट मींस इट्स एन एक्सपेंसिव मार्केट। ऑरेंज लाइन के अगर नीचे मार्केट, दैट मींस इट्स एन इनएक्सपेंसिव मार्केट, यानी वहां पे आपको चीप या डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर चीप या डिस्काउंट मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली बात है बाय करने, मतलब मार्केट में सेल लगी, जाकर खरीद वही करो। जितना पैसा सब डाल दो इसके अंदर, जो भी आपके पास कॉर्पस थोड़ा सा पैसे बचे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, SIP करता हूँ। तो SIP पे क्या, अगर ये ऑरेंज लाइन के ऊपर होता है तो मेरा मान लीजिए अगर SIP का अमाउंट है 20,000 रुपीज, मैं 20,000 इन्वेस्ट करता हूँ। You don't do much of action at that time. वो जो चल रहा है वो तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। और मैंने बताया पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग के टाइम पे, जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक से या किसी जगह से पैसा निकला हुआ है, तो उसको जाके मैंने अपना डेट फंड पे डाल दिया। और मेरे पास एक थोड़ा लमसम का पैसा बचा हुआ है, प्लस मेरे SIP का तो पैसा जा ही रहा है उसके अंदर पे। तो बट अगर जब ये मार्केट अपने मीन के नीचे आती है, ऑरेंज लाइन की जब ये नीचे आती है, तब हमको पता है मार्केट के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो जब डिस्काउंट मिला तो हम भर भर के बाय करेंगे, बिल्कुल क्वांटिटी उठाना पड़ेगा उस टाइम पे। तो मैं क्या करता हूँ, उस टाइम पे जो मेरे पास डेट फंड में जो मैंने पैसा पार्क करा हो, उसको मैं रिडीम करके इसके अंदर पे पैसा डालूंगा, लमसम डाल दूंगा मार्केट पे। और मेरी जो SIP 20,000 रुपीज चल रही, तो उस टाइम पे जैसा मेरे पास पे व्यवस्था होगी, 20,000 25,000 उड़ा देंगे या 30,000 उड़ा देंगे या फिर 35, मतलब जितना मेरे पास टाइम पे व्यवस्था होगी। हमको पता है कि चीप है, पर चीप हमेशा नहीं मिलेगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो हम उस टाइम पे अगर मेरे पास व्यवस्था होगी 40,000 रुपए SIP की, 2x अपनी SIP अमाउंट करेंगे तो 2x कर देंगे, 1.5x करने की व्यवस्था होगी तो 1.5x कर देंगे। इससे क्या हो रहा है, मेरे को यूनिट्स जब मार्केट नीचे डिस्काउंट के टाइम पे आई एम बाइंग मोर,
और जब मार्केट डिस्काउंट पे नहीं है आई एम बाइंग लेस। वाह, और तो ये आपने बताया 200 मूविंग एवरेज का। जैसे फॉर अ लेमन लैंग्वेज, आप अगर किसी के लिए 200 मूविंग एवरेज कोई समझ सकता है, कोई एक्टिवली इसको करना चाहे तो इसको 50 मूविंग एवरेज कर सकता है। कि भाई अगर जब भी मार्केट 100 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कम बाय करो, 100 मूविंग एवरेज पे है तो अपनी इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी और अपना जो पैसा है SIP बढ़ा दो, या 50 के ऊपर है तो कम बाय करो, 50 मूविंग एवरेज की नीचे तो अपनी बढ़ा दो, डिपेंडिंग ऑन, ये मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला है। बट सामने वाला कितना एक्टिव है मार्केट में, लेट्स से कि कोई स्टूडेंट है एक्टिव है तो 50 मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग SIP कर सकता है। कोई मान लीजिए बिजनेसमैन है या फिर पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर 100 मूविंग एवरेज कर सकता है। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग वो चीजें कर सकता है। बट ये मैंने अपने लिए निकाला है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो मैंने दूसरों लोगों से समझा कि हाँ ये एक फेयर प्राइस होना चाहिए चीजों का। तो ये डेटा कैसे अवेलेबल मिलेगा, मतलब कहाँ मिलेगा ये डेटा? ये तो मैम हम लोग जैसे उसको करा हुआ था तो चीजें हमारे पास थी, फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको अपना बनाया, प्लस लोगों के साथ पे 2-3 लोगों के साथ बैठ के, हम फ्रेंड लोग बैठ के इसके ऊपर दिमाग लगाए रिवर्स इंजीनियर का, तब जाके चीज यहाँ पे आई है। अच्छा। और सेम जो सेकंड चार्ट है, सेकंड चार्ट ये, हाँ, सेकंड चार्ट जो अभी आप फर्स्ट चार्ट आप ऐसे देख रहे थे, सेम चार्ट को आपने सेम चार्ट को इसको मैंने हॉरिजॉन्टल पे कर दिया। तो भाई अभी पता चल रहा है कि भाई ये हमारा फेयर प्राइस है, इस फेयर प्राइस के ऊपर जाएगा तो इतने बाय करेंगे, ये सही है, इस फेयर प्राइस के नीचे जाएगा इतने करेंगे। फिर मैंने इसमें और क्या दिमाग लगाया कि भाई आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बीइंग मैथमेटिक्स, मतलब मेरी 12th तक मैथ्स थी तो स्टैट सब में इंटरेस्ट थोड़ा सा था ही, तो मैंने क्या करा कि भाई जितने भी ऐसे इसके ऊपर के पॉइंट्स है मैंने इसमें बोलिंजर बैंड लगा दिया। ओके, कि भाई अगर इस मीन के ऊपर है, मतलब इस स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर, दैट मींस वेरी एक्सपेंसिव, बुक करने का सोचो। ओह यस, ये एग्जिट स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी। तो मैंने बताया तो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग में तो उस टाइम पे हम जो निफ्टी 20 से पैसा निकाल लेते हैं, फिर भाई पैसा हम कमा रहे होते हैं तो उसमें से पूरा नहीं निकालते हैं, स्मॉल पोर्शन निकाल के उसको डेट फंड में डाल दिया। वेरी गुड। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास कॉर्पस भी बचा, जब मार्केट चीप आएगी बाय कहाँ से करेंगे, और थोड़ी ना बेचेंगे, यही से पैसा निकाल के उसको कॉर्पस में कर दिया, डेट फंड से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है मेरे पास पे। उसके बाद जब ये चीज वापस से नीचे आएगी, चीप होगी, तब हम बाय करेंगे। सिमिलरली मैंने जो इस लाइन के नीचे बोलिंजर बैंड लगाया हुआ है, तो नीचे वाला जो बोलिंजर बैंड है वो हमको बता दे इसके नीचे आती है, यानी इट्स वेरी चीप, तो यहाँ बेचो, खरीद लो। अच्छा, घर भी पैसे इकट्ठे करो। रिक्वेस्ट करो कि भाई जितने आईफोन है कुछ भी बेचो, मतलब खर्चे कम कर दो, विदेश जाने का मिल रहा है मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मार्केट में डाला है इस टाइम पर, सब मार्केट में डाला है, तो रोटी कम करो पर मार्केट में पैसा डालो उस टाइम पे। तो ये मैंने इतना कॉन्फिडेंस क्यों आया, क्योंकि इस चीज को मैंने पीछे जाके देखा कि भाई उस टाइम पे जैसे होता है ना लोगों के अंदर पे, भाई पैसा कब ज्यादा डालना, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपके अंदर पे कि भाई अब पैसा ज्यादा डालना है, इतनी एक्साइटमेंट कैसे आएगी पैसा डालने की, तभी आएगी जब उसको आप देख के रखा हुआ है। तो चीप में भी आई एम गेटिंग वेरी चीप, क्योंकि आप अगर बोलेंगे बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि आप भी उसी फील्ड से, तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितने नीचे मार्केट जल्दी नहीं आती, और जब आ रही है तो समझो इट इज गोना बर्स्ट। एग्जैक्टली, आपको चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट मिल रहा है, और वहां पे आपको सबसे ज्यादा पैसा डालना है। तो क्या तरीके से पहचान है एक सीजन ट्रेडर की, और ये सीजन ट्रेडर ऐसे ही नहीं बने हैं, इनके बाल सफेद नहीं है, पर इनके एक्सपीरियंस को हम कह सकते हैं कि सफेदी के बाद की है। बहुत बहुत बढ़िया, मतलब दिस इज अमेजिंग जो आज आपने क्लोजिंग टिप दी है ना हमारी ऑडियंस के लिए। अगर बट ये आपको कितने सालों में समझ में आया है? मैम जैसे पहले रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे तो ये मिल गया, फिर अब लगा कि यार ठीक है इसमें भी तो कुछ स्टेप्स होने चाहिए ना, कि इसमें हम जैसे 20,000 चले, कब हम 25 करें, कब हम 30 करें, कब हम 35 करें, कब हम दोस्तों से भीख मांग ले भाई कुछ पैसे दे दो अभी पैसा मार्केट डालें, कब हम अपने खर्चे जीरो कर दें कि भाई नहीं हमको बाहर घूमना है, नहीं बाहर खाना उस टाइम पे, क्योंकि मालूम है जब यहाँ उस टाइम के जो बाहर का खाना मैंने अवॉइड करा है, भले 2,000 रुपये अवॉइड करा उस टाइम पे कि भाई दोस्तों के साथ आउटिंग अवॉइड कर लिया, 8-10 हज़ार रुपये मेरे बच गए, पर वो 8-10 हज़ार रुपये यहाँ पे बहुत बड़ी चीज, जो अल्फा की बात हो रही है ना कि भाई आप लोग निफ्टी से 4% अल्फा इज गुड, तो यहाँ से हमको मौका मिला निफ्टी से 6%, 8% अल्फा का, और वो अल्फा तुरंत नहीं दिखेगा, 8 years 10 years डाउन द लाइन दिखेगा, बट उस अल्फा के लिए आज करना पड़ेगा। तो हमने अपने भाई अगेन मैंने कहा ना, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्या है, रिलेशनशिप अबाउट मनी, तो रिलेशनशिप अबाउट मनी आपको खुद की जानना पड़ेगा कि कब आपको ज्यादा खर्चा करना है, कब कम खर्चा करना है, और कब आपको पैसा कमा रहे हो कुछ एग्जिट कर लो। जैसे मैंने बताया कि जब बोलिंजर ऊपर जा रहा है तो मैं उससे एग्जिट कर ले रहा हूँ, और एग्जिट करके पैसा पार्क करूँ डेट फंड में, तो मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, मतलब जब मार्केट हमको चीप दे रही है तो मेरे पास ऑलरेडी पैसा है पैसा डालने के लिए। So, इस तरीके से you will not miss the bus। हाँ, I am not missing the bus, plus I am loading the bus, फुल लोड बस लेके जा रहे हैं। एक बात बताइए मुझे, इतने पैसे कमा के अल्टीमेटली लाइफ में गोल क्या है, कहाँ ले जाओगे इतने पैसे, खर्चोगे कहाँ? अरे पैसा कमा ले फिर बता देंगे। अच्छा ठीक है, विल मीट अगेन आफ्टर फ्यू इयर्स जब, अरे तो इससे अब ये बता दो कि 2026 की एंट्री पे हम खड़े हैं, क्योंकि अब आपका इतना एक्सपीरियंस है और आपने इतनी रिसर्च कर ली है। 2026 से आगे की मार्केट को आप क्या हमारे ऑडियंस के लिए क्लोजिंग
स्टेटमेंट देना चाहते हैं, कहाँ फोकस करें और कहाँ पैसे कमाएं? मैम अभी तो खुद का बताया तो हम भी शांति से बैठे हैं। जैसे हमने बताया बुलियंस ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी आता नहीं, मतलब मार्च से पैसा नहीं आ रहा सब। यस, एफआईआईस इस टाइम पे नहीं आ रहा है। इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड का पैसा वर्ल्ड का है, कोई प्रिंटिंग करके मार्च से पैसा यहाँ पे टच नहीं करेगा, इंडियन पैसे नहीं डालेंगे। तो ना फेड प्रिंटिंग कर रहे हैं, ना आरबीआई प्रिंटिंग कर रहे हैं, नहीं अभी बैंक ऑफ जापान में भी कुछ वो मतलब इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कुछ इशू चल रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए अभी तो हम शांति से बैठे हैं। प्लस अभी हमने आपको बताया कि ऑरेंज लाइन के ऊपर है मार्केट, तो एसएनपी भी हल्की चल रही है, और अभी बॉलिंजर बैंड के ऊपर जब मार्केट आएगी तो हम निफ्टी 20 से कुछ एग्जिट करेंगे। तो ये मेरा प्लान है। अभी बॉलिंजर के ऊपर जाएगी तो करेंगे, नहीं जाएगी तो नहीं करेंगे। प्लस जब इन दोनों जब बुलियंस और अपने स्टॉक मार्केट में कुछ डिस्पैरिटी आएगी, मतलब जो ग्लोबल पैसा कहीं ना कहीं जब शिफ्ट होगा, प्रॉपर तरीके से आइडिया लग जाएगा शिफ्ट हो गया है, तब वहां पे हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बता दिया कि इन्वेस्टमेंट पे जो चल रहा है, एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव होना टाइम नहीं है। सेम विद ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं नहीं। स्विंग ट्रेडिंग में अभी शांति से बैठने का काम है, जब हवा चलेगी पतंग उड़ाएंगे, हवा नहीं चलेगी नहीं, अपनी पतंग को लेके बैठे हैं भैया। वंडरफुल, उन्होंने बहुत आसान कर दिया है। ऐसी अल्टीमेटली ना देयर इज नो प्रोफेशनल कोचिंग और लर्निंग टू बिकम एक्सपर्ट इन द स्टॉक मार्केट। बट आज के जो हमारे गेस्ट थे ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और बहुत ही आसानी से, बहुत ईजी और सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए अपना एक पोर्टफोलियो बनाना। स्ट्रैटेजी भी बता दी उन्होंने, अपने स्टॉक्स के नाम तक बता दिए, अपने लॉसेस के बारे में बता दिया। He has shared his heart out to us. I believe it was an interesting conversation for me. So I am learning a lot through my podcast. Are you also learning from my podcast? Please mention in the comment section. और अगली बार, क्योंकि ये कभी कभी आते हैं, जब नेक्स्ट आएंगे तो हम इनकी टिकट नोट कर लेंगे कब पहुंच रहे हैं, फिर बुलाएंगे इनसे, पूछेंगे कि अब कहाँ पहुंची है इनकी जर्नी, because he is definitely changing a lot of path and making a new milestone every time. So we'll meet again, and for all the audience, I would like to thank you for giving us your in-depth knowledge, and सीखते रहिए और हमें सिखाते रहिए. That is what we want from you. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छा लगा चीज़ों में बात करके। लोग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिंग बारे में तो बात कर ही सकते हैं, बट ये जो आपने बात करी थी इन्वेस्टमेंट के लिए, और पहली बार हमको मौका मिला इन्वेस्टमेंट की जो मेरी फिलॉसफी है उसको आपके साथ शेयर करने का, ऑडियंस साथ शेयर करने का, क्योंकि आई बिलीव इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्टेड लोग नहीं है, बट स्टॉक मार्केट बनाया ही गया था इन्वेस्ट आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए। पर लोग क्या कर रहे हैं, दिहाड़ी वाला काम कर रहे हैं, डे वाला काम कर रहे हैं, इसका पर्पस ही नहीं समझ पा रहे कि जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकता है अगर आप इसको। और सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर पे, आपको पीएचडी होल्डर होना जरूरी नहीं है। एक रिक्शा वाला भी, एक स्टूडेंट भी, एक वेटर भी, और एक कोई भी एक क्लास बी या क्लास सी जो भी काम कर रहा है, रिगार्डलेस जैसा भी काम कर रहा हो, या फिर एक आईएएस ऑफिसर भी इसमें पैसा कमा सकता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। हम क्या कर रहे हैं, जो शीट है सब या चार्ट हम लोग देख रहे हैं, मैथमेटिक्स है, उस कंपाउंडिंग का मैथमेटिक्स है। आप अपना बुद्धि लगा ही नहीं रहे हो। अभी कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ मेला के वहां पे इतने ढेर सारे टेंडर्स हो रहे हैं, नई नई रोडें बन रही, सारी चीजें बन रही हैं, पैसा इवेंचुअली कहाँ कौन कमाएगा, इन्वेस्टर ही कमाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये पैसा अभी पिछले साल का कितना बढ़िया होता, इस साल और अच्छा होगा, अगले साल और अच्छा होगा, तो फिर उज्जैन में होगा, कहीं और हरिद्वार में होगा। तो आप सोचिए ना, इतना अपॉर्चुनिटी है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर रहे हो, मैथमेटिक्स की हेल्प नहीं ले रहे हो, आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो प्यार ना हो, बट अगर आप कुछ चीजों को सही तरीके से ट्विक कर लेंगे, डायल कर लेंगे, तो स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा लेंगे। पैसे नहीं, आप जनरेशनल वेल्थ स्टॉक मार्केट से कमा लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, बहुत मजा आया। और अभी हमें ना कैमरा टीम बहुत घूर के देख रही है, हमें आज का ये शूट अब यहाँ पे रोकना पड़ेगा। विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। प्लीज click the like, subscribe and comments on the section. Thank you so much.